2025 आने वाला है। इस साल के लिए क्या प्रेडिक्शन है? दिस इज द ईयर ऑफ स्कैम्स एंड ट्रैप्स। पास्ट लाइफ में आप जितना मचा कर आए थे ना, कांड करके आए थे, उसका रिजल्ट इस लाइफ में मिलने वाला है। नंबर 2 के लिए इतना खास नहीं है ये साल, और स्पेशली यहाँ पे नंबर 2 के लिए रिलेशनशिप में ब्रेक करवाएगा, बहुत मेजर धोखे दिलवाएगा, नकाब उतरेंगे कई सारे लोगों के लिए। वर्गो जब आपका पार्टनर बन जाता है, लेट्स सपोज कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो कोई गर्लफ्रेंड वर्गो साइन की है तो बहुत कमियां निकालेगी अपने पार्टनर के अंदर कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बट अगर आप इनके क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव वे में लोगे ना तो बहुत फायदा होता है। तो बहुत लड़कों की ये दिक्कत होती है, उनका लक बहुत बुरा निकल आता है। आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले अपना बेडरूम देखिए जरा। बेडरूम। यस। वेलकम टू मेंस एक्सपी। अरुण पंडित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। पता है, बोला जाता है कि इंडिया में 3 चीजें चलती हैं, ABC, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड और क्रिकेट। तो बॉलीवुड एक्टर्स से हमारी मेल मुलाकात हो चुकी है, क्रिकेटर्स भी आ चुके हैं इस पॉडकास्ट पे, बट आप पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जो आज हमारे इस पॉडकास्ट पे आए हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को समझाएं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, थोड़ी रियल लाइफ लेंस के साथ, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आप देखोगे कि रिसेंट टाइम में बड़ा पॉपुलर होने लग गया, ठीक है। सो लोग इस पर बिलीव करने लग गए हैं और इसको पढ़ाने वाले लोग भी काफ़ी सारे आ गए हैं। सो यस, आपकी ऑडियंस बहुत न्यू है, यंग है, इनको समझना चाहिए। और आज कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा करें, और ज़्यादा हवाई की बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर मैं शुरू करूं तो पहले तो जैसे जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो 2-3 और वर्ड्स आते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, पामिस्ट्री क्या होती है। तो इन सब में डिफरेंस क्या होता है, क्या है ये चीज़ें? एक अम्ब्रेला है, उसका नाम है अकल्ट। अकल्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि रहस्यमयी हैं, गुप्त हैं, ज़्यादा लोग उसे जानते नहीं हैं। जैसे अकल्ट के अंदर तंत्र विद्या भी आती है, साधना भी आती है, आयुर्वेद भी आता है, योग भी आता है, ज्योतिष आता है, अंक ज्योतिष आता है, वास्तु आता है, पामिस्ट्री आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट अकल्ट की छाया के अंदर हैं। अब आपने जैसे पूछा एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी है कि आपने जब बर्थ लिया, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ, उस समय प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स क्या थे स्काई में, वो आपकी कुंडली बन जाती है। और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता किया जाता है कि किस टाइम पे कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, पॉसिबल है। और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आपके बारे में बता सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी से लेकर आपके करियर में क्या होगा, आपके मैरिज में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। न्यूमरोलॉजी भी यही काम करती है, बट जैसे एस्ट्रोलॉजी एक वेद के टाइम का, बहुत वेद की मतलब बहुत पुराना सब्जेक्ट है। वेदांग, ज्योतिष वेदांग में मिला था, फिर एक पराशर ऋषि ने बृहत पराशर होरा शास्त्र लिखा, तो ये वहाँ से आ रहा है। जबकि न्यूमरोलॉजी एक यंग सब्जेक्ट है। ये न्यूमरोलॉजी आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा होगा तो 150-200 साल पुराना होगा, इतना और ज़्यादा पुराना नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक ह्यूमन मेड साइंस है। क्या किया गया कि एक डेट ऑफ बर्थ के कई सारे लोगों को लिया गया, उन पे रिसर्च करी गई, उनकी लाइफ के पैटर्न्स को देखा गया, और इसमें एक कंट्री ने नहीं, कई सारी कंट्रीज़ ने काम किया। इंडिया भी उनमें से एक है, चाइना, यूरोप, ताइवान, कई सारी कंट्रीज़ ने न्यूमरोलॉजी में काम किया और अपने अपने जैसे डेटा कलेक्ट कर कर इसको अकुमुलेट किया एक जगह पर कि अच्छा आप एक के हो तो ये सब आपके साथ हो सकता है लाइफ में। और पामिस्ट्री तो आपकी हाथों की रेखाएं हैं, इसे हस्तरेखा विज्ञान बोलते हैं। हस्तशास्त्र लिखा गया था, सामुद्रिक शास्त्र लिखा गया था, जिनमें इन सब के बारे में मोर ऑफ आपकी पर्सनालिटी, लाइफ इवेंट ऐसे बताया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, ये सब एक ह्यूमन की लाइफ को एम्पावर करने के सब्जेक्ट्स हैं। थोड़े रहस्यमयी हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। इनमें से बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं इनके ऊपर, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है ज़रूर पढ़ना चाहिए। नहीं इंटरेस्ट है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ मिलकर उससे गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हो आप। तो ऐसे में जब एक नया इंसान समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है, तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि कितनी पार्ट हमारी लाइफ की डेस्टिनी है और कितनी पार्ट हमारी लाइफ की हमारे खुद के कंट्रोल में है? ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, आप चाहो तो डिसएग्री कर सकते हो मुझसे। हर चीज़ डेस्टिनी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। एवरीथिंग इज योर लक, किस्मत। आप जहाँ पैदा हुए, जिनके साथ पैदा हुए, जिस टाइम पीरियड में पैदा हुए, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं था। आप कहीं भी पैदा हो सकते थे, नहीं था आपके कंट्रोल में। जिस तरह की आपकी सोच होगी, हम जो सोचते हैं ना कि ये थॉट मेरा है कि मुझे अमीर आदमी बनना है, किसी को मुझे बहुत स्पिरिचुअल हाइट्स पे आगे जाना है, मुझे बहुत सुंदर दिखना है, ये थॉट्स भी आपके नहीं हैं। जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि उस एक सफ़ेद कागज़ पर 12-9-12 के खाने में सब कुछ लिखा है आपके बारे में, इवन आपके थॉट्स भी। सो ये मेरा बिलीव है, आप चाहो तो डिसएग्री कर लो। देयर इज़ नो कि हम ये करके वो बदल देंगे। इवन इन एस्ट्रोलॉजी हम कुछ बदल नहीं पाते, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बदल नहीं पाता आपके बारे में, बस बता सकता है वो। लाइफ में वो इवेंट होने हैं तो होंगे। कुछ जगहों पर आपको दी गई है फ्रीडम, फॉर एग्जांपल
आपकी हाइट आपके कंट्रोल में नहीं दी गई, लेकिन आपका पेट दिया गया है, ठीक है, आप उसे अंदर बाहर कर सकते हो अपनी मेहनत से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत लिमिटेड है, अदरवाइज मेजरली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिटर्न है, पहले से लिखी है। जैसे आपने अभी बोला 12-9-12 के खाने, तो वो 12-9-12 क्या है? कुंडली होती है, आप पिक्चर लगाइएगा इसमें, उसमें 12 हाउस होते हैं जो हमारी लाइफ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बताते हैं। कोई मैरिज के बारे में बात कर रहा है, कोई हाउस, कोई बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, कोई फॉरेन सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा है, कोई आपके प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है। ऐसे 12 डिफरेंट हाउसेस होते हैं। 12 डिफरेंट राशियां होती हैं। आपने नाम सुना होगा एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, तो ये 12 राशियां हो गई। ये राशियां इन हाउसेस में कैसे भी अरेंज हो सकती हैं। और उसके बाद 9 हमारे प्लैनेट्स होते हैं। तो ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में सबको ग्रह ही बोला जाता है, प्लैनेट ही बोला जाता है। मैं भी जानता हूँ कि मून सैटेलाइट है और सन स्टार है, तो ऐसा नहीं है। बट जब भी ज्योतिष की बात होगी तो सूर्य को भी ग्रह बोला जाएगा, मून को भी ग्रह बोला जाएगा। तो 9 ग्रह कैसे हो जाते हैं? 7 सेलेस्टियल बॉडीज हमारी, सूर्य से लेकर शनि तक। उसके बाद 2 छाया ग्रह होते हैं, शैडो प्लैनेट, जो दिखते नहीं है पर उनकी परछाई है। उन्हें हम राहु और केतु कहते हैं। दैट इज़ वाई सबसे ज़्यादा तंग भी करते हैं, क्योंकि शैडो है ना, आप किसी की शैडो देखकर पहचान नहीं सकते कि कैसे काला है, मोटा है, गोरा है, पतला है। इसलिए इनको भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ होता है। तो मून की शैडो जो नॉर्थ में पड़ती है वो राहु है, मून की शैडो जो साउथ में पड़ती है वो केतु है। और ये मून के साथ ही रोटेट होते रहते हैं। क्योंकि ये 180 डिग्री के अंतर में है, तो आप पाओगे कोई भी अपना चार्ट अगर ओपन करता है, राहु केतु हमेशा ही अपोजिट मिलेंगे। तो जैसा स्काई है ये वैसा ही है। सन के पास हमेशा आपको मरकुरी मिलेगा अपने चार्ट के अंदर, और वीनस मिलेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में भी सन के पास में ही मरकुरी और वीनस है। तो बेसिकली यही है कि आपका बर्थ हुआ, कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा था, वो चीज़ आपकी कुंडली बन जाती है। अब राशि और ये प्लैनेट ये सब क्या है, इसको इस तरह से समझेंगे कि एक नक्शा ज़रूरी था। जैसे हमें आपके पॉडकास्ट में आना है, तो मुझे एक एड्रेस चाहिए कि गुड़गांव में XYZ जगह पर आपका स्टूडियो है। हाँ। ऐसे ही जब सोचिए ये प्लैनेट्स राउंड राउंड घूम रहे हैं, हमें इनके बारे में पता करना है, तो पहले एक नक्शा बनाना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा, थोड़े सेक्टर बांटने पड़ेंगे। ये गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया। ऐसे ही राशि बांटे गए, सेक्टर 12 सेक्टर बांटे गए, उनमें से सबको एक राशि का नाम दे दिया गया, और ये फिक्स है। एरिस के बाद टॉरस ही आएगा, फिर जेमिनी, ये फिक्स है। अब इसमें प्लैनेट्स घूमते रहते हैं ऐसे पूरा। तो जैसे मंगल को मान लेते हैं, वो टॉरस में था और आप प्रकट हो गए धरती पे, ठीक है, तो आपकी कुंडली में मंगल टॉरस में दिखाई देगा। तो ये 12-9-12 है, और इसी में सारी बातें छुपी होती हैं आपकी लाइफ की। सारी प्रेडिक्शंस जो हो रही होती हैं, जो एनालिसिस होता है, इसी 12-9-12 में होता है। तो अब जैसे इन 12-9-12 को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझते हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, चाहे वो हम इंस्टाग्राम पे देखें या फिर ऐसे इंटरनेट पे देखें, लोग बहुत ज़्यादा, और यंग लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं अपने ज़ोडिएक साइंस को लेके, है ना। तो ज़ोडिएक साइंस किस हद तक और क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जैसे अगर एक एक करके हम थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करें सारे ज़ोडिएक साइंस। पहले तो कई सारे लोगों को अपनी राशि या आप जो ज़ोडिएक कह रहे हो पता नहीं होता है। तो 3 तरह से ये डिसाइड होता है। तो एट अ टाइम आपकी 3 राशि हो सकती है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है आपका सनशाइन, आप किस मंथ में पैदा हुए हो। फॉर एग्जांपल 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में जो पैदा हुआ है, हर कोई लियो है। 21 अगस्त से 21 सितंबर तक जो पैदा हुआ है, हर कोई वर्गो है। तो एक एक महीने को एक एक राशि दे दी गई, ठीक, ये इसे हम बोलते हैं सनशाइन। यूजुअली लोगों को यही पता होता है अपने मंथ के हिसाब से, बट कुंडली इससे नहीं बनती, कुंडली इस पे काम नहीं करती। ये वेस्टर्न सिस्टम है, ये वहाँ पे फॉलो होता है, ये उनकी एस्ट्रोलॉजी है। हमारी जो ज्योतिष होती है, जब आपकी कुंडली बनती है तो उसमें जो फॉलो होता है उसे मून शाइन बोलते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर आजकल काफ़ी अवेलेबल हैं, आप गूगल पे जाइए, लिखिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, आप एक लिंक ओपन करिए, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस डालिए, आपको एक कुंडली दिखेगी जो कि स्क्रीन पे आप दिखाना ऐसी दिखेगी। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मून किस नंबर पे बैठा है। मून किस नंबर मतलब राशि पे बैठा है, वो आपकी राशि हो जाती है, ठीक है। इसी से प्रेडिक्शन होती है, इसी से बताया जाता है कि आप मांगलिक हो या आपकी 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। ये मून साइन इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक तीसरी चीज़ आती है जो कहते हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर। ये बहुत पुराना सिस्टम है, और पुराने टाइम में जब पंडित जी घर आते थे, किसी बच्चे का जन्म होता था, तो पंडित जी कहते थे बच्चे का नाम रखो आप सिद्धार्थ, बच्चे का नाम रखो राम अवतार, रामकरण, हनुमान नंदन नहीं, केसरी नंदन नाम रखो। तो इस तरह के नाम बताते थे पंडित जी, कई सारे लोग रख लेते थे। लेकिन अब नहीं है,
आप लोगों को विवान, ओजी, ओरी इस टाइप के नाम रखने हैं। सो ये नाम वाला सिस्टम अब नहीं फॉलो होता। तो नाम से राशि निकालने का आपको नहीं देखना चाहिए। आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, राशियों के साथ कुछ अक्षर लिखे होते हैं, जैसे कुंभ राशि के आगे सासू, सीसी, तो इनसे अगर किसी का नाम है तो कुंभ राशि है। तो पुराने टाइम में आप नाम बताते थे तो एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाता था आपकी राशि क्या है। जैसे किसी का नाम था रजत तो उसकी तुला राशि हो जाती थी, किसी का नाम था हर्षिता तो उसकी कर्क राशि हो जाती थी। अब लेकिन अब ये फॉलो नहीं होता। तो ये सिस्टम हट चुका है, ये ओल्ड हो गया है। तो अभी ये दो ही सिस्टम है, एक सनशाइन और मूनशाइन। ओके, तो ऐसे में हम आज आपसे थोड़ा सा सनसाइन के अकॉर्डिंगली राशियों को समझेंगे या फिर मून साइन के अकॉर्डिंगली बेसिक? मैं जो बताऊंगा वो ऐसे बताऊंगा कि आप अगर सनशाइन है, मूनशाइन है, आप रिलेट करेंगे उस बातों से, क्योंकि आफ्टर ऑल ये है राशि, ठीक है। वेस्टर्न सिस्टम में अब आपको लॉजिकल अगर समझाऊं तो एक महीने में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने सारे लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, सबका एक ही राशि है। तो ये थोड़ा सा वेग हो जाता है, बर्ड आई व्यू में देखने वाली बात हो जाती है। बट जब आप ज्योतिष की बात करते हो तो हर 2 दिन में, 2-2.25 दिन में आपकी राशि बदल जाती है, ओके, क्योंकि मून इतना फास्ट मूव करता है, वो दूसरी राशि में जंप कर जाता है। दैट इज वाई वैदिक सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट है, इसे हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। सो हाँ, राशियों के बारे में आपको राशियों के बारे में जानना है, समझाता हूँ मैं राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर आपकी मेष राशि होती है तो ये रूल्ड वाली मंगल होती है, तो ऐसे लोग आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिरोशियस मिलेंगे, थोड़ा सा एंगर इनके अंदर ज़्यादा रहेगा, और माई वे और हाईवे वाली फिलॉसफी होती है इनकी, मेरे हिसाब से चलो, अदरवाइज तुम्हें निकाल दूंगा मैं अपनी लाइफ से। दे आर वेरी ब्लंट एक्चुअली। तो आप देखोगे ना कि मंगल जो है वो आर्मी जनरल है, बेसिकली सेनापति बोला जाता है ग्रहों का, तो इनका एटीट्यूड वैसा ही होता है। ये लोग बहुत एक लार्ज ऑडियंस को केटर कर सकते हैं, उन्हें लीड कर सकते हैं। बट ये लोग अगर हारेंगे तो सिर्फ अपने एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से हारते हैं। क्योंकि आप देखिए, लोहा चाहे जितना मजबूत हो, जब वो बहुत गर्म हो जाता है तो मुड़ जाता है। दैट ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। गुस्से पे कंट्रोल करना इनकी सबसे अच्छी आदत है। और ऑल्सो आप देखोगे कि एरीज है तो बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक रैम से, इसे भेड़ा बोलते हैं हिंदी में। वो भेड़ होता है, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पर भी चढ़ जाता है धीरे 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 कर कर। इसका मतलब होता है दे आर गो गेटर, कि पाना है तो पाके ही रहेंगे, फिर चाहे लाइफ में कितने चैलेंजेस आ जाए। तो ये एरीज वालों का छोटा सा सिम्टम मैं बता रहा हूँ। मेरे बॉस हैं एरीज, ठीक है। उसके बाद टॉरस आता है, वृषभ राशि होती है, ये रूल्ड बाय वीनस होता है। इसको अर्धी साइन बोलते हैं, और आप देखोगे कि ये मोस्ट रिलायबल राशि होती है। आप इन पे रिलाई कर सकते हैं, इनको ट्रस्ट कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी काम को 5 घंटे 6 घंटे भी आराम से कर सकते हैं। टॉरस राशि वीनस की राशि है, दैट इज़ वाई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, इनको दिखना दिखाना बहुत पसंद होता है। और ज़्यादातर आप इनको देखोगे ग्राउंडेड और हम्बल ही मिलेंगे, आपको विनम्र मिलेंगे। फिर आती है जेमिनी राशि, ये मरकुरी रूल होती है और मरकुरी का फर्स्ट साइन है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये एयर एलिमेंट की राशि है, तो ये हवाई लोग हैं, ठीक है। इनके मतलब इनको पसंद है बातें करना लोगों से, एक्सट्रोवर्ट नेचर है, और बहुत बोलते भी हैं कई बार। लेकिन क्योंकि मरकुरी की राशि है, इसलिए आपको ये समझ में आएगा कि ये इंटेलेक्ट भी बहुत है, बुद्ध मतलब बुद्धि, तो बुद्धि से भी बहुत काम लेते हैं। तो आपको लग सकता है कि लुलुपुल आदमी है, बट एक्चुअली में वो बहुत स्मार्ट है। सो जेमिनी इस तरह से काम करता है। जेमिनी लोग अक्सर आप देखोगे तो टीवी, मीडिया या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना, एक्टर बनना, इसका ख्वाब रखते हैं, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी वैसी, और ये मीडिया का काम उनको सूट भी करता है। दे कैन बी अ गुड राइटर ऑल्सो, और पोइट्री करते हुए भी मिल जाएंगे आपको, या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हुए मिल जाएंगे। फिर आती है हमारी सबसे प्यारी भोली भाली इमोशनल राशि कैंसर, ये रूल्ड बाय मून होती है। कैंसर में आप पाओगे कि ये बहुत इमोशनल लोग, बहुत प्यारे लोग हैं, स्वीट लोग हैं, ये बहुत अच्छे पेरेंट बनते हैं, बहुत अच्छे लवर बनते हैं। और लेकिन अब क्या है कि जमाना भोले लोगों का है नहीं, तो डेट इज़ वाई कैंसर वालों को बड़ा सेटबैक से, लव प्यार मोहब्बत में धोखेबाजी से, इन सब से गुजरना पड़ जाता है। और लेकिन इनको सब पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, बट ये कहते हैं तुम्हें इसमें खुशी मिल रही ना, कर लो, ठीक है। सो ये बहुत स्वीट राशि, बहुत प्यारी राशि है। इसको एक केकड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहा जाता है केकड़ा अपना घर लेकर चलता है। सो आप देखोगे कि अगर आपके कहीं भी ऑफिस में कोई कैंसर है ना, तो घर जैसा माहौल बनाकर ही रखेगा। और इसका मिसयूज़ भी कई बार लोग करते हैं, अपना काम इनसे करवाने लग जाते हैं। सो और ये लोग, ऐसा कहूँगा मैं कि इमोशनल ज़्यादा हैं, सेंसिटिव ज़्यादा हैं। तो अगर आपके पास कोई कैंसर राशि वाला पार्टनर है तो उसका ध्यान रखिएगा, वो बहुत प्यारा है, बहुत कम मिलता है ऐसे लोग। फिर आती है हमारी एक और राशि जो है लियो, सिंह राशि। ये रूल्ड बाय सन है, सन को किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स बोला जाता है। इस वजह से आप देखोगे लियो का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, दे रोर, दहाड़ने वाली राशि है। और जब ये रूम में घुसेंगे तो पता चल जाएगा कि लियो एंटर हो चुका है रूम में, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा होता है। हर कोई इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हेट कर सकते हो,
हो, इनको प्यार कर सकते हो, पर आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। लियो में आप ये भी पाओगे कि जो काम कोई नहीं कर पा रहा, लियो कहेगा अच्छा मुझे दो, इधर दो, पापा करके दिखाएंगे, ठीक है। ये एटीट्यूड होता है लियो का। और लियो वाले आप देखोगे कि ये दूर, जब तक आप इनको जानते नहीं हो तो ये आपको घमंडी ही लगेंगे, एरोगेंट ही लगेंगे, ये बहुत घमंडी आदमी है, ठीक है, एरोगेंट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ओपन होते नहीं हैं। लेकिन जब आप इनको जान जाओगे, इनके दोस्त बन जाओगे, तो आपको लगेगा इनसे अच्छा दोस्त नहीं, कोई नहीं है। लियो वाले अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इन्होंने अगर किसी से प्यार कर लिया, रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए, तो फिर वो पूरे समाज में ढिंडोरा पीट देंगे कि देखो मेरा, मैं, ये मेरा है, ये मेरी है, ठीक है। और ये बाय स्टूड होते हैं उसके लिए। बट लियो वालों को थोड़ा प्राइवेसी ज़्यादा चाहिए होता है, बट इनके पार्टनर समझ नहीं पाते ये चीज़, क्योंकि राजा को कभी ना कभी अकेले रहना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लियो वालों को आप ज़्यादा इमोशनल भी नहीं पाओगे, क्योंकि राजा रोते नहीं हैं, और राजा रोते हुए अच्छे भी नहीं लगते। सो ये कितने भी वनरेबल हों, इमोशनल हों, ये अकेले में रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, बट आपके सामने कमज़ोर दिखना इनको पसंद नहीं, गवारा नहीं है। देन कम्स टू अ नेक्स्ट राशि, जो कि वर्गो की है। ये मरकुरी की मैच्योर राशि है बोली जाती है, और ये राशि अगर मैं कहूँ तो काफ़ी हर्डल्स के बाद अपना करियर स्टार्ट कर पाती है। वर्गो राशि वालों की एक आदत होती है कि इनको क्रिटिसिज्म, जजमेंट और वो बारीक चीज़ें देखने की बहुत आदत हो जाती है, माइक्रोस्कोपिक वे में देखते हैं। अगर आप वैदिक साइन देखोगे वर्गो का, तो आपको एक लेडी है, वो एक नाव में बैठी है, हाथ में उसके दिया है, और वो कुछ ढूंढ रही है। तो जो ढूंढ रही है ना, वो वही है कि कहाँ कमियां निकाल दें। बेसिकली वो लोग जो आपको मिलते हैं ना कि अरे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन होता है, ये वर्गो की क्वालिटी है, जो एक खामी निकालती हैं, स्पेलिंग गलत दिख जाती है इनको बहुत जल्दी। ये दे कैन बी अ गुड एडिटर, गुड डायरेक्टर, जो छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान दे देते हैं। वर्गो में आप ये भी पाओगे रिलेंटलेस राशि है, बहुत ज़्यादा मेहनत और बुद्धि को कॉम्बो है वर्गो, ठीक है। मरकुरी की एक राशि जेमिनी थी, वो ज़्यादा हवाई थी, पर यहाँ पर वर्गो अब ज़्यादा पेशेंट हो गया, उसको नॉलेज और ज़्यादा आ गई है, उसको दुनियादारी की समझ भी आ गई है कि समाज और दुनिया ये इतनी आसानी से नहीं चलते, ठीक है, इनमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वर्गो ये सब करने के लिए रेडी भी रहता है। वर्गो वालों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास हमेशा आस्तीन के सांप मिलेंगे, जो कि सामने से दिखाएंगे कि हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वेलविशर हैं। नहीं, आपको अकेले ही चलना है, और आपकी लाइफ में आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। इवन वर्गो जब आपका पार्टनर बन जाता है, लेट्स सपोज कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो कोई गर्लफ्रेंड वर्गो साइन की है, तो बहुत कमियां निकालेगी अपने पार्टनर के अंदर कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बट अगर आप इनके क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव वे में लोगे ना, तो बहुत फ़ायदा होता है। वर्गो जब मारता भी है ना, तो आप ही का फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके क्रिटिसिज्म में आपकी कमियां निकल कर आ रही, जो शायद कोई और नहीं बता रहा है। देन कम्स नेक्स्ट राशि, जो कि लिब्रा है। ये वीनस की मैच्योर राशि है। लिब्रा आर द पर्सन जो कि अगर आप एक दुनिया में सर्वे कराओगे कि सबसे रिच लोग कौन है, तो लिब्रा सबसे ज़्यादा आएगी वहाँ पर, क्योंकि लिब्रा, आप इसका साइन देखना, इसमें एक तुला है, ठीक है, ये बैलेंस करता है, ठीक है। तो इनकी पूरी ज़िंदगी समझौता करने में, लोगों को समझाने में, जैसे एक हस्बैंड है तो बहू और सास के बीच में कि बेबी देखो मम्मी बड़ी हैं, उनके सामने मैं उन्हीं का फेवर लूँगा, लेकिन प्यार तो तुमसे ही है। तो वो बैलेंस बनाने में लगा हुआ है लिब्रा। बट लिब्रा इज़ वेरी फैशनेबल, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, इनको हाई एंड की चीज़ें पसंद होती हैं, और आप इनको देखोगे इनके बातों में भी वो झलकता है। लिब्रा यूजुअली टॉक्स अबाउट कि मेरे वो दोस्त, पता है वो मोदी जी के पीए हैं, मेरे वो दोस्त हैं, वो पता है उस कंपनी के, थोड़ा सा फ्लेक्स हो ही जाता है बातों बातों में। अच्छी बात भी है, ठीक है, करना चाहिए थोड़ा। सो ये लिब्रा का एटीट्यूड होता है। देन कम्स राशि, इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। स्कॉर्पियो राशि एक डिफिकल्ट राशि है, ये मंगल की मैच्योर राशि बोली जाती है। यहाँ पर देयर इज नो लक, ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। स्कॉर्पियो में आप पाओगे कि तो इनके बहुत कम मित्र होते हैं जब 25 की एज के आगे हो जाते, एक या दो कोई व्यक्ति होगा इनकी लाइफ में जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्कॉर्पियो में यूजुअली इनके दोस्तों की वजह से जॉब लगना, दोस्तों के रेफरेंस की वजह से करियर स्टार्ट होने, या दोस्तों के साथ बिजनेस होना, ये बहुत ज़्यादा होता है। स्कॉर्पियो भी एक रिसर्च ओरिएंटेड राशि है, तो अगर आपको स्कॉर्पियो को कुछ समझाना है या स्कॉर्पियो को खुद कुछ समझना है, तो बहुत डीप डाउन चला जाता है, रिसर्च करने लग जाता है। लेकिन स्कॉर्पियो की लाइफ में सडन इवेंट्स बहुत होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। कभी कुछ भी हो जाता है, कभी फैमिली में डेथ हो जाती है किसी की, कभी अचानक से जॉब निकाल दिए जाते हैं, कभी इनका मूड ही खराब हो जाता है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सडन इवेंट्स जो कि फिक्स नहीं है। स्कॉर्पियो वाले पैसे भी नहीं बचा पाते बेचारे, इनके पैसे आते हैं, कहते हैं खर्च करो, जिंदगी एक बार मिली, दो बार क्या सोचना, ठीक है, ये एटीट्यूड स्कॉर्पियो का है। देन कम सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जुपिटर की राशि है और जुपिटर की फर्स्ट राशि सेजिटेरियस है। ये बहुत प्यारी राशि है और आप पाओगे कि जो सेजिटेरियस है, सेगी पीपल जो जिनको आप
बोलते हो, ये रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी में बहुत यकीन रखते हैं। इवन इनके घर में परिवार में भी संस्कार पूजा पाठ इनका माहौल हो सकता है। सजिटेरियस इज ऑल अबाउट लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग। ये हर वक्त सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। दे आर अ नेचुरल टीचर, बॉर्न टीचर हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जो जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो अपने बैक बेंचर दोस्तों को पास करवाते थे पढ़ा पढ़ा कर, ठीक है। तो सजिटेरियस का एटीट्यूड ऐसा है। सजिटेरियस को लक बहुत फेवर करता है और दे एक्ट लाइक अ फादर फिगर टू समवन। तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए ये फादर फिगर की तरह एक्ट करें, और इनको अपनी लाइफ में कई सारे लोग मिलते हैं जो इनके लिए फादर फिगर की तरह एक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं फादर हो, कई सारे लोग हो सकते हैं और वो आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं। तो सजिटेरियस इज अ गुड राशि। यूजुअली ये भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे अच्छा काम करते हुए। नेक्स्ट हमारी है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न शनि की पहली राशि है। कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट होती है नीज, घुटनों से ज्योतिष के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि कैप्रिकॉर्न को बार बार अपने घुटनों पे आना पड़ता है, ठीक है। यानी कि एंड में अगर लड़ाई हो रही है तो कैप्रिकॉर्न वाला कहेगा ठीक है मैं हार मानता हूँ तुम, क्योंकि उनके लिए रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ईगो से। कैप्रिकॉर्न आल्सो आप पाओगे कि दे आर वेरी हार्ड वर्कर। कैप्रिकॉर्न परसिस्टेंट रहता है, देर तक काम कर सकता है। कैप्रिकॉर्न को लॉजिक ही समझ में आते हैं इनको। अगर आप इलॉजिकल बातें कहोगे या फिलोसफिकल बातें ज़्यादा कहोगे तो कैप्रिकॉर्न कहेगा हाँ हाँ ठीक है। बट अगर आप इनको जितना लॉजिक से समझाओगे वो है। कैप्रिकॉर्न मेहनत ज़्यादा कर पाता है, बट क्योंकि शनि की राशि है चीज़ें स्लो होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, जैसा प्लान बनाया वैसी नहीं होती है। उसके बाद हमारी 11th राशि आती है जो कि एक्वेरियस है, कुंभ राशि। इसको मैं बहुत कहता हूँ कि ये हमारी प्यारी कुंभ राशि है, ठीक है। ये भी शनि की राशि है और ये शनि की मैच्योर्ड राशि है। यहाँ पर कुंभ राशि में आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट कुंभ राशि वाले देख रहे होते हैं, ठीक है। इनको बहुत पसंद होती है ज्योतिष, अकल्ट साइंस, और इसलिए ये हर पॉडकास्ट को देखते हैं। इनको सीखना बहुत पसंद होता है, इनको फिलॉसफी बहुत पसंद होती है। ये बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग मारते हैं बातों में। और आप कभी देखना एक्वेरियस वाले को बातों बातों में कभी गहरी बात बोल के चला जाएगा, बिकॉज वो सीख रहा है, वो डायलॉग नोट करता रहता है अपने दिमाग में कि सही टाइम आएगा तो सही पंच मार दूंगा मैं यहाँ पे। एक्वेरियस को सबसे खुश और हैप्पी राशि भी बोला जाता है। रीज़न ये है कि ये भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते, एक इंसान के साथ भी और किसी चीज़ के साथ भी। इसलिए ये ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे दुखों का कारण अटैचमेंट ही होता है। हमें चीज़ों से अटैच होना दुनिया ने सिखा दिया, पर डिटैच होना हमें कोई नहीं सिखाता, कभी नहीं सिखाता। बट नेचुरली कुंभ राशि को डिटैच होना आता है, इसलिए इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कुंभ राशि वाले जब रिलेशनशिप में आते हैं तो इनका पार्टनर ये बोलता रहता है तुम तो टाइम नहीं देते, तुम तो हाँ ठीक है, ज़्यादा लोड लेते नहीं, इसलिए अट्रैक्टिव भी बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है तो उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, बट ये कुंभ राशि अपने अट्रैक्शन कैरी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी कुंभ राशियों का टाइम बुरा चल रहा है बिकॉज ऑफ शनि की 7.5, ठीक है। तो इनकी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रही हैं। अदरवाइज दिस फैंटेस्टिक राशि है। इन्हें एक बोला जाता है कि 100 हीलर्स हैं, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर सदभिषा नक्षत्र आता है। तो सदभिषा नक्षत्र को इंग्लिश में 100 हीलर्स बोला जाता है। यानी कि इनके अंदर वो पावर है जो 100 हीलरों के अंदर होती है। दे कैन हील एनीवन, बातों बातों में मूड अच्छा कर देंगे आपका। ये है हमारी कुंभ राशि। लास्ट राशि है इस पूरे साइकिल की पाइसेस, मछली से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इसका रूलर जुपिटर है। इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ कि भगवान भरोसे की राशि है, ठीक है। इनकी लाइफ में कई सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं कि इन्होंने कहा चल भाई जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, और फिर वो चीज़ें इनको सफलता भी मिलती है उसमें। फॉर एग्जांपल कि ये जॉब छोड़ देंगे कि देखा जाएगा, नहीं पसंद आ रही, बॉस बड़ा बदमाश है यहाँ का, ठीक है। तो और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान भरोसे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फेथफुल राशि बहुत ज़्यादा है। पाइसेस वाले ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो बहुत मुश्किल से इनको मिलता है। बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं इनको। पाइसेस में आप ये भी पाओगे कि इनको बिट्रेयल्स भी मिलते हैं, क्योंकि एक वाटरी साइन है इसलिए इमोशनल साइन भी बहुत है। पाइसेस के लिए फैमिली इज़ एवरीथिंग, परिवार ही सब कुछ है। ये कितना भी कमा लें, खर्च करना इनको नहीं आता ज़्यादा, परिवार के लिए ये ज़्यादा करते हैं। तो मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी, पाइसेस इनमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जुपिटर की मैच्योर राशि है। ये भी एक सीख करते रहते हैं नॉलेज। पाइसेस में आप ये भी पाओगे कि इनको अप्रिशिएशन की क्रेविंग होती है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मेरे घर वाले अप्रिशिएट करें। ये मदद करते हैं पूरे निश्चल मन से, सबकी हेल्प करेंगे, बट मन में थोड़ा सा होता है कि पलट के कोई तो तारीफ कर दे मेरी, वो वैलिडेशन। हाँ, वो वैलिडेशन चाहिए होता। तो इस तरह से 12 राशियां हमारी, और ये मैंने बहुत जनरल वे में ही बताया है, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट वे में जब आपका चार्ट होगा तभी बता पाएंगे। तो जैसे अभी हमने राशियों की बात करी जी, वैसे इस सब में कर्म कहाँ आता है, कर्म कहाँ फिट होता है, कि कर्म कितना डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसे होगी, कि आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसे होगी, कि वो भी पहले से डिसाइडेड होता है, या फिर एक्टिवली आप ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका कर्म, कहते हैं ना कि कर्म चेंज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। कर्म तो आप जो कर रहे हैं वो बिल्ट होता जाता है। और ज्योतिष में एक हाउस होता है 5th हाउस, वो उसे बोला जाता है पूर्व पुण्य कर्म भाव।
इसका मतलब एक पास्ट लाइफ में आप जितना मचा कर आए थे ना, कांड करके आए थे, उसका रिजल्ट इस लाइफ में मिलने वाला है। दैट इज़ वाई आपको ये प्लानिटरी अरेंजमेंट मिला है। एक प्लैनेट भी है जो कर्म की ही बातें करता है, वो है शनि। ठीक है, तो शनि कर्म 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 करो, उसे नहीं पता, उसे नहीं समझ में आता कि देयर इज़ अ लक। उसे लगता है कि अच्छा अमीर बनना चाहते हो, पैसा चाहिए तुम्हें, तो आ जाओ मैदान में। ठीक है, फिर वो आपका टेस्ट लेता है, टेस्टिंग पीरियड। जैसे ये जो साल चल रहा है 2024, ये शनि का है, न्यूमरोलॉजी से नंबर 8 का ईयर है। तो इस साल में आप देखोगे कि कई सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी और करते जा रहे हैं। कई सारे लोगों की 7.5 चल रही है, जैसे कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस, इनकी 7.5 चल रही है। और इन तीनों राशियों से आप पूछना कि मेहनत कर रहे हो, तो कहेंगे नहीं, बट इनके आसपास वालों से पूछना तो वो कहेंगे हाँ। तो जब आप 7.5 चलती है या कुंडली में शनि की दशा, महादशा चल रही होती है, तो आप बहुत हार्डवर्क कर रहे होते हो, बट आपको रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि ये प्लेनेट ही ऐसा है कि मेहनत करनी है। इसको लॉजिकली समझाऊं तो सोलर सिस्टम में सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट। वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है, क्योंकि दुश्मन भी है ना, दूर दूर रहते हैं, और सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट भी है। पृथ्वी एक चक्र कितने दिनों में लगाती है सूर्य का? 365 डेज। ऐसे ही सैटर्न लगाता है 30 ईयर्स में। तो ये इतना स्लो है। दैट इज़ वाई जो लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, या जिनके लग्न में शनि बैठ जाता है फर्स्ट हाउस में, इनके लाइफ में चीज़ें स्लो पेस पे ही हो रही होती हैं, धीरे धीरे ही हो रही होती हैं। आपने जो कहा कि कर्म की बात है, अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि डेस्टिनी बड़ी या कर्म बड़ा, तो देखिए, अगर आप हवाई चप्पल पहन रहे हैं, आपके पापा हवाई चप्पल पहनते हैं, कॉटन की शर्ट पहनते हैं, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आपके लिए कोई लक नहीं है। आपके लिए सिर्फ कर्म 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 है। लक की बातें वो लोग करें जिनके पास बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगी हुई हैं, बहुत कुछ बड़ा करना है या बहुत कुछ अचीव कर चुका है, बट आप अभी इस मिडिल क्लास हैं, आपको अभी लड़ना है, आपको अभी फाइट करना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत ख़राब है। आपको युद्ध में कूदना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मेरी किस्मत खराब थी इस वजह से नहीं हुआ है, नो, आप कह ही नहीं सकते। आपको तो बदलनी है किस्मत घर की अपने। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, तो आप बिल्कुल भी मत मानिए कि लक जैसी कोई चीज़ होती है। सिर्फ कर्म ही आपके लिए है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो, तो बस। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब चीज़ें, जैसे आप देखो ना, जो लोग बहुत रिच हो जाते हैं, बहुत अमीर, अल्ट्रा अमीर है, अंबानी अडानी है, विदाउट लक हो ही नहीं पाएगा ये सब। ठीक है, क्योंकि अंबानी अडानी या मैं और आप, कोई भी व्यक्ति हो, मेहनत करने वाला हमेशा आपसे एक नंबर ज़्यादा मिल जाएगा इस दुनिया में। अगर आप आज 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहे हो, तो कोई है जो 9 सेकंड में भी दौड़ रहा है, और आगे भी मिल जाएगा। तो मेहनत कौन कितनी ज़्यादा कर सकता है, इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है, और बहुत लोग आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आप नहीं हरा पाओगे लोगों को। ठीक, फिर भी कई लोग सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? दूसरी चीज़ है परसिस्टेंस। आप परसिस्टेंट रहो, कि ये नहीं कि मैंने 25 से 30 तक बहुत मेहनत करी, अब मैं पेट निकाल के सोफे पे बोरी की तरह पड़ा रहूँगा। नहीं, आपको ये परसिस्टेंट, आप देखना अडानी अंबानी में, बिल गेट्स, इवन आप देखो, आप जितने भी रिच लोगों को देखोगे, वो आज भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आज भी मीटिंग कर रहे हैं। इतना पैसा है, चाहे तो कि एक आइलैंड खरीद लें, वहाँ पे आराम से रहें, नहीं। तो पहला तो आपका है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड तीसरी चीज़ जो इन लोगों को अलग बनाती है, वो इनका लक ही है, किस्मत, कि ये राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुँचे। सरकार से इनकी दोस्ती हो गई, अच्छे लोग मिल गए, इनको एक अच्छी टीम मिल गई। विदाउट लक ये पॉसिबल नहीं। अदरवाइज बहुत टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं? लक। तो ऐसे में जैसे बहुत सारे यंग लोग मैं देखती हूँ, और अगर जब मैं बात करती हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इतनी मेहनत करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी हमारा काम नहीं बन रहा। और ये चीज़ें अलग अलग वे में अगर हम इसको टैकल करने की कोशिश करें, दो दिक्कतें आजकल के लोगों को, आजकल के बच्चों को अपनी लाइफ में। एक, अगर लड़कों के एंगल से बात करें तो एक लड़की और दूसरी नौकरी, और दोनों ही नहीं मिल रही हैं उन्हें। ठीक है, तो अगर रिलेशनशिप्स में लव की बात करें, तो बहुत लड़कों की ये दिक्कत होती है, ये परेशानी होती है कि वो कहते हैं कि यार हमें कोई अच्छा, मतलब उनका लक बहुत बुरा निकल आता है प्यार में। तो इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन होता है? देयर आर मैनी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन कि आपके रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, वो तो मैं बता दूंगा आपको। बट उससे भी ज़्यादा आपको ये समझना चाहिए कि लव कम्स फ्रॉम इनसाइड। आपको पहले खुद को प्यार करना पड़ेगा, तब आप किसी और को प्यार कर पाओगे या किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखिएगा, माँ पार्वती शिव जी के पास ही रहेंगी, और माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पास ही रहेंगी, वो किसी और के पास नहीं जाएंगी। रीज़न, पावर। ठीक है, महाकाल हैं वो, त्रिकाल दृष्टि हैं वो, उनके पास शक्ति है। तो पार्वती या जैसा शक्ति भी उन्हीं के पास रह पाएगा। लक्ष्मी जी धन दौलत की देवी, ठीक है, वो विष्णु जी के पास ही रहेंगी, क्योंकि फाइनेंस या वेल्थ वहीं रहेगा जहाँ पे प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी है। आप अभी 10 लाख एक बैग अटैची में लेकर जाओ, ठीक है, और आपसे गिर जाए, वो नोट बिखर जाएं, पीपल विल कम अराउंड और स्नैच इट। ठीक है, बट अभी आपके पीछे 4 बॉडीगार्ड लगे हों,
तो आपका वेल्थ प्रोटेक्टेड है। यही तो है, यही कॉन्सेप्ट तो है कि आपका फाइनेंस तभी बचेगा जब आप पावरफुल होगे, ठीक है। एक अंधा आदमी अटैची लेके जाएगा, गिर जाएगा, सब पैसा छीन के ले जाएंगे, बिकॉज आप वीक हो। तो प्रॉस्पेरिटी वहाँ कभी नहीं टिकती जहाँ पर वीकनेस है। आप गलती से अगर अमीर बन गए बट आप वीक हो, कमज़ोर हो, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी, तो कोई ना कोई वो वेल्थ लेकर चला जाएगा। तो अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तो पहला फोकस आपका पावरफुल होने पे होना चाहिए, बॉडी से नहीं। जिम तो जाइए, एक्सरसाइज करिए, माइंड से भी पावरफुल होइए। डेस्परेट मत होइए किसी के लिए कि बेबी 50 बार कॉल करूंगा मैं तुम्हें दिन में, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक लगे पड़े हो। आई थिंक आप बताइएगा, फीमेल डजंट लाइक इट, ठीक है। वो एक सफोकेशन फील होती है फिर। उनको नहीं पसंद कि तुम किससे मिलने गई, ठीक है, उसका क्या नाम था, तुम क्यों मिल रही हो उतने लोगों से, ठीक है। उनको नहीं पसंद आता ये चीज़। और आप देखिएगा जो सच में प्यार करता है आपसे, आप उसे जितनी फ्रीडम दो वो उतना ही आपके पास रहेगा, और आप जितना बांधने की कोशिश करोगे वो नहीं टिकेगा आपके पास। विष्णु जी ने कभी लक्ष्मी जी को नहीं बांधा, भगवान शिव कभी नहीं पार्वती जी से पूछते होंगे कहाँ गई, ठीक है, बिकॉज उन्हें पता है कि जब आप पावरफुल होते हो, आपके पास मेंटल फिजिकल पावर होती है, स्पिरिचुअल पावर होती है, तो पीपल अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज़ और है, स्माइल, हंसते रहिए। लोग हंसते हुए लोगों के साथ रहना चाहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहते हैं। जीवन में सबके दुख है, तो अगर आप क्राई करते हो ना रोज़ सुबह शाम कि मेरे तो आज नौकरी में पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, लोग नहीं टिकेंगे आपके पास। और देखिएगा यही लाइफ है, जो लोग बार बार होते हैं ना, कंप्लेनिंग नेचर होता है, कंप्लेन ही करना है सुबह से शाम तक हर चीज़ के बारे में, लोग उनके पास नहीं टिकना चाहते, वो नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो स्माइल करिए, हंसिए, क्योंकि लोग दुखी हैं। आप जब हंसते हो, खुश होते हो, तो लोग सोचते हैं आपके साथ जुड़ेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की बात करूं कि क्या होता है, सो देयर इज अ 5th हाउस इन हॉरोस्कोप। आप अपने 5th हाउस में देखिए, अगर यहाँ पर राहु है, शनि बैठा हुआ है, तो आप पाओगे कि आपके रिलेशनशिप नहीं चलेंगे। आप कितने भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ, वो इवेंचुअली वो खत्म हो जाएंगे। तो अभी जिनका चल रहा होगा, डरना मत, ठीक है, एंड में रेमेडी बता के जाऊंगा, ठीक है। और फिर हमारा 7th हाउस आता है, जो कि मैरिज का हाउस है। मैरिज के हाउस में केतु आ जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए, या इनकी दृष्टियां आ जाएं, तो मैरिज नहीं चलती, डाइवोर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लग्न में यानी कि 1st हाउस में जब सैटर्न बैठा होता है तो भी आपके रिलेशनशिप्स बहुत खास नहीं चलते, बहुत अच्छे नहीं चलते। जब आप एक एंटी नंबर वाले के साथ रिलेशनशिप बना लेते हो तो वो भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, नेचर नहीं मिलता, थिंकिंग नहीं मिलती। तो ये सारे कारण हैं। तो मैंने आपको लॉजिकल रीजंस भी दे दिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी दे दिए, ठीक है। तो अब लोगों को पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कम से कम। आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले अपना बेडरूम देखिए ज़रा। बेडरूम? यस, आप जिस भी, आपकी शादी हुई हो ना हुई, चेक योर बेडरूम। अगर आपके बेडरूम में गैजेट्स हैं, लैपटॉप, चार्जर, दुनिया, आईपैड, मोबाइल और बहुत सारे गैजेट है, PS5, टीवी, सब कुछ रखा हुआ है, तो आप जब जब उस रूम में जाओगे आपका काम करने का मन करेगा, या काम की बातें ही आपके दिमाग में आएंगी। अगर आपके बेडरूम में बहुत ज़्यादा बुक्स है, तो आप जब जब बेडरूम में बैठोगे तब तब आपका पढ़ने का, कुछ सीखने का मन करने लगेगा। लेकिन अगर आपके बेडरूम में सेंटेड कैंडल जल रही हो, ठीक है, साफ सुथरा हो, क्लीन हो बेडरूम, कर्टन चेंज हुए हों, आपकी बेडशीट ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते से वही बेडशीट है, वो भी चेंज हो रही है, अब जब आप वहाँ पे जाओगे तो यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। आप अपनी केयर करने, और यही तो वीनस है। वीनस इज़ ऑल अबाउट लव, वीनस इज़ ऑल अबाउट हाइजीन, प्योरिटी, क्लीननेस। तो जब आप अपने बेडरूम को, अपने आप को क्लीन रखते हो तो यू आर स्ट्रेंथनिंग योर वीनस, आप उसे मजबूत कर रहे हो। पीपल अट्रैक्ट विद यू। कोई आएगा भी कमरे में तो भी साफ सुथरा रहता है ये आदमी, ये लड़का, ठीक है, तो भी अट्रैक्ट होगा आपसे। तो अपने आप की साफ सफाई रखिए, अपने शरीर की, अपने कमरे की, ये भी एक अच्छा है। अपने देखिए, सबसे पहला अट्रैक्शन ये होता है, आपको शीशे में देख के लगना चाहिए वाह यार क्या भगवान ने आदमी बनाया यार, ठीक है, आई लव माई सेल्फ। जब ये निकलने लगेगा आप देखोगे कि लोग आएंगे आपके पास बातें करने। और पता है आजकल के लोगों को, चाहे वो ये सब कर भी लेना, तो भी उनकी एक और इनसिक्योरिटी है जिसके बारे में वो बात करते हैं, और वो है कि उनको लगता है कि उनको धोखा मिल जाएगा। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने इंटर्न से बात कर रही थी, और वो यंग है, और मैं उससे पूछ रही थी कि कभी रिलेशनशिप में नहीं आया, तो उसने बोला कि मेरे को बस डर लगता है कि मेरी पार्टनर मेरे पे चीट करेगी, क्योंकि मैं अपने आसपास से होता हुआ इतना ज़्यादा देखता हूँ। तो उसके पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, या फिर इज देयर अ वे उस चीज़ को अवॉइड करने का, या अपने लाइफ में उस चीज़ को हटाने का। बिकॉज कुछ लोग तो बहुत बारी धोखा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उनको लगता है कि शायद यही है मेरी लाइफ, धोखा ही लिखा है। एक्चुअली बात क्या है ना, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आप जैसे होते हो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप चोर हो ना, आपकी थिंकिंग है कि मैं चोरी करूंगा, आपको दूसरा चोर ही मिलेगा।
बट इफ़ यू आर अ प्योर फ्रॉम द हार्ट, आपको अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा, ठीक है। आई नो इन सम केसेस हो सकता है किसी ने आपको चीट कर दिया हो, बट एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो जब ये एटीट्यूड होता है ना, तो लोग आपके पास टिकते हैं और उन्हें बुरा लगता है आपको उन्होंने क्यों चीट किया। और वो तो एक बढ़िया गाना भी है मोटिवेशन के लिए कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए एक्चुअली में आज की जनरेशन का, पिघलना नहीं है, ठीक है। मतलब जो क्या जाकिर खान बोलता है, ठीक है, पिघलना नहीं है, ठीक है। सो ये एटीट्यूड होना चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस अगर आप पाओगे चीटिंग के, तो देयर इज अ वेरी बिग प्लेनेट जो चीट करवाता है, वो राहु है, ठीक है। वो चीट करवाता है और कई सारे रीजन, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 4, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है और अगर आप एक फीमेल हैं, तो आपको आपके दोस्त ही प्रपोज करेंगे, ठीक है। आपको आपके रिश्तेदार आसपास वाले ही गलत नजर रखेंगे आपके ऊपर। आप और ये सारा अट्रैक्शन जो आपके साथ हो रहा है, ये सिर्फ आपकी खूबसूरती की वजह से हो रहा है। यूजुअली नंबर 4 आर वेरी ब्यूटीफुल फीमेल्स, ठीक है। तो इनकी फिजिकल ब्यूटी से लोग अट्रैक्ट होकर इनके पास चले जाते हैं, बट एक टाइम बाद वो चीज़ नहीं रहती रेलेवेंट, तो फिर चीट कर देते, धोखा देते, चले जाते हैं इनके पास। तो नंबर 4 फीमेल्स को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी उनके पास आ रहा है कि वो देखिए, शुरुआत में तो सब आप पे लव बॉम्बिंग करेंगे, ठीक है, कि बेबी बस तुम ही हो इस जहाँ में, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जो लॉन्ग टाइम तक टिकने वाला व्यक्ति होगा, वो उसको फाइंड आउट करने के आपको साइकी डेवलप करनी। यूजुअली नंबर 4 जल्दी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहिए, ठीक है। टाइम लीजिए, टेस्ट करिए इंसान को, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखिए, क्योंकि स्पेशली अगर आपका पहला प्यार है, ठीक है। अदरवाइज वो दिल टूटता है, तभी इंसान ऐसी बातें बोलता है कि मुझे डर लगता है रिलेशनशिप में जाने में। सही बात है। अब जैसे अब आप नंबर्स की बात कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके। मैं जब न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ती हूँ या फिर रिसर्च कर रही थी, तो मेरे को कुछ टर्म्स जानने में आई थी जिनका मैं मतलब आपसे अब पूछ सकती हूँ। एक होता है कि व्हाट आर कार्मिक नंबर्स। मैं सब बता देता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ लेनी है वो असली वाली डेट ऑफ बर्थ लेनी है। वो नहीं जो पापा ने आधार कार्ड में लिखवा दी आपकी उम्र कम करवाने के लिए कि मेरा बेटा निठल्ला है तो उसको जॉब मिल जाएगी, 2 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए टाइम मिल जाएगा। नो, जिस तारीख में आप सच में इस धरती पर प्रकट हुए थे, वो तारीख आपको लेनी है यहाँ पर। अब इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। तो जो डेट होती है, इस डेट को सम अप करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल 24 है तो 2 + 4 6। फॉर एग्जाम्पल 29 है तो 2 + 9 = 11। फिर से 11 को ऐड करिए, 1 + 1 = 2। तो ये हो गया डेट से। सिर्फ यहाँ पे मंथ और ईयर इग्नोर कर देना है। इसको बोला जाता है साइकिक नंबर, इसी को मूलांक भी बोला जाता है, इसी को बेसिक नंबर, दुनिया भर के नाम बोले जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा फेमस मूलांक है। तो यहाँ से मूलांक डिसाइड होता है। फिर आता है एक डेस्टिनी नंबर, जो कि आपकी डेट, मंथ और ईयर सब जोड़ा जाएगा और फिर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। इसको भाग्य अंक या फिर डेस्टिनी नंबर बोला जाता है। तो 2 मेजर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हमेशा होते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हो कार्मिक नंबर, इन्हें कार्मिक डेट नंबर बोला जाता है। ये कुछ स्पेशल डेट्स होती हैं जिनमें पैदा हुए लोगों को कुछ स्पेशल लाइफ में इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख और आपकी 14 तारीख। तो ये वो स्पेशल डेट्स होती हैं, इन्हें कार्मिक डेट नंबर बोला जाता है। तो ये मेजरली 3 नंबर हैं। जो मूलांक है उससे आपके पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि आप सोचोगे कैसा, दिखोगे कैसा, पसंद क्या है आपको, आपकी एटीट्यूड क्या है। और जो डेस्टिनी नंबर है वो आपके काम करने का तरीका बताती है कि आपको किस तरह का काम पसंद है और किस तरह के काम आपको नहीं पसंद है। ये आपके करियर डिसाइड करने में भी बड़ा हेल्प करता है डेस्टिनी नंबर। और जो कार्मिक डेट नंबर है वो मैंने बताया आपको कि कुछ स्पेशल डेट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे नंबर होते हैं, एम्बिशन नंबर, मैच्योरिटी नंबर, सक्सेस नंबर, कनेक्शन नंबर, जो कि आपकी लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है ना। अगर हम आपसे पूछे कि आपकी एक तो पहले साल के लिए क्या प्रिडिक्शंस है, बिकॉज जैसे 2024 के लिए भी आई थिंक ऐसी प्रिडिक्शंस निकली थी कि पुराने कि न्यू बिगिनिंग्स होंगी बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी सितंबर में। और आप ही की रील थी जिसमें आपने बोला था कि ब्रेकअप सीजन है, ब्रेकअप प्रिडिक्ट किए थे। तो पहले तो 2025 के लिए ओवरऑल प्रिडिक्शन। सो 2025 ऐड करके नंबर 9 पे आता है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ईयर मंगल रूल करने वाला है, मार्स रूल करने वाला है। मंगल एक आर्मी का जर्नल है, ठीक है। यहाँ पर उन सब का क्रैश होने वाला है, बैंड बजने वाली जो प्रोक्रेस्टिनेटर है, क्योंकि आर्मी जनरल को नहीं पसंद कि आप आलस कर रहे हो ना, उसको भेजना है कि युद्ध करो, अगर नहीं नींद आ रही हो मारेगा वो ऊपर से, ठीक है। एक बार वर्ल्ड में क्या होगा ये समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी नंबर 9 2025 पूरे वर्ल्ड में रहने वाला, वॉर्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। यहाँ पे युद्ध होंगे, आप
बहुत जगह पे कहानियाँ सुनेंगे कि इसने उस पर मिसाइल मार दी, उसने मिसाइल मार दी और ये दो देश आपस में लड़ बैठे। इसके बाद होगा बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन वर्क होंगे, क्योंकि नंबर 9 मोक्ष का नंबर भी है और इंसानियत का नंबर भी है। तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा डोनेशन या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सब्सिडी देना और वेलफेयर में बहुत ज़्यादा काम करना। एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ स्कैम्स एंड ट्रैप्स। तो इस साल आप पाओगे कि स्कैम एक नए लेवल पे पहुंचेगा, नई तरीके से होगा और ट्रैप्स बहुत फंसाए जाएंगे, बहुत बिछाए जाएंगे लोगों को, ताकि पैसे निकाले जा सके उनसे। और इस तरह तो बी अवेयर। नंबर 9 के साल में अब अगर हम आ जाएं एक एक करके डेट ऑफ बर्थ पे लोगों की। सो नंबर 9 फ्रेंड होता है नंबर 1 के साथ, सबसे अच्छा फ्रेंड है। सो नंबर 1 वालों को, जैसे ये 8 वाला साल नंबर 1 के लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बड़ा रगड़ा लगाया, हेल्थ इश्यूज़ भी हुए होंगे, नंबर 1 को स्लो चीज़ें चली होंगी, बट दिस ईयर इज़ फॉर यू। तो नंबर 1 है आपका, 1/10/1928 को आपका जन्म हुआ है, तो ये साल आपके लिए है। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान देना है कि पंक्चुअलिटी रखनी है। किसी को बोला है ना 9 बजे मिलेंगे तो 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। आप वैसे भी सन से रूल होते हो, वो सर्दी बरसात हर जगह टाइम से ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1, दिस इज़ अ ग्रेट ईयर, न्यू बिगनिंग्स, नए रिलेशनशिप, कुछ बहुत अच्छा करोगे और अपनी फिटनेस पे ध्यान देगा नंबर 1 इस बार। नंबर 2 के लिए इतना खास नहीं है ये साल, और स्पेशली यहाँ पे नंबर 2 के लिए रिलेशनशिप में ब्रेक करवाएगा, बहुत मेजर धोखे दिलवाएगा, नकाब उतरेंगे कई सारे लोगों के लिए। सो चंद्रमा एंड मंगल डोंट गो वेल विद ईच अदर। ऑल्सो नंबर 2 पाएगा कि ट्रैवल करेगा, फॉरेन कंट्री में जाने का योग अच्छा बनेगा, विदेश में पढ़ने का या विदेश में जॉब मिलने का, यहाँ पर ये पार्ट इसका अच्छा रहेगा। हेल्थ इशू में बीपी की प्रॉब्लम नंबर 2 वाला फेस कर सकता है, और स्किन पे रैशेज आना, पिंपल आना या कोई स्किन एलर्जी हो जाना, ये चीज़ें भी नंबर 2 फेस कर सकता है। नंबर 3 के लिए साल अच्छा है, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। जुपिटर के साथ जब मंगल आ जाता है तो ये साल इनके लिए एजुकेशन, पढ़ने, नए कोर्सेज करने का, नई किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन होने का, कुछ नई स्किल सीखने का ये साल होने वाला है, और उसी स्किल से फिर ये आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 के लिए साल अच्छा फिर से नहीं है, क्योंकि एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ मंगल है, ये चोर ये पुलिस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो नंबर 4 में क्या होगा कि आप पाओगे कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चोट लग रही है, गिर पड़ रहे हैं, जब आपके इंपॉर्टेंट काम आ रहे हैं तब आप बीमार पड़ जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी होंगी, और अनसर्टेन काफ़ी कुछ होने वाला है, टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। नंबर 4 बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी रहने वाला है कि उसे जो लगेगा वही सही है, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे इनको काफ़ी बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। तो मेरी एक एडवाइस नंबर 4 के लिए यहाँ पर यही है कि अपने आसपास वेल विशर्स को रखें, जो ट्रूली आपको समझते हैं और आपका भला चाहते हैं। और कोई भी मेजर डिसीजन है तो पूछ के लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका तो राहु सवार है इस बार, और मंगल की एनर्जी आपको परेशान कर रही है। हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। नंबर 5 के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड नहीं है, बट नंबर 5 के लिए थोड़ा डाइसी है। अगर नंबर 5 किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहा है इस साल, तो ये साल बहुत अच्छा है, ग्रेट है, सब कुछ है। लेकिन अगर बहुत सारी नावों में पैर डालने की कोशिश कर रहा है तो सारी नावें डूब जाएंगी। तो नंबर 5 के लिए यहाँ पर उनको एक चीज़ उठाइए, उस पर फोकस करिए और लगे रहिए, ये आपके लिए ये साल बोल रहा है। एक ही स्किल को माहिर होते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नंबर 6 के लिए न्यूट्रल ईयर है। नंबर 7 के लिए भी आप पाओगे कि ये न्यूट्रल ईयर है, अच्छा बुरा दोनों मिक्स होता हुआ चलता रहेगा। नंबर 8 के लिए भी ये आप देखोगे कि नंबर 8 का अभी तो निकले हैं यहाँ से 2024 से, जब 25 में जाएंगे तो ये ज़्यादा पॉजिटिव 25 लगेगा 2024 से, ठीक है। और 24 भी अच्छा था वैसे, नंबर 8 के लिए बुरा नहीं था। आप देखो मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। सो 2025 में नंबर 8 को मिलेगा कि एक तो जॉब में स्विच होना, प्रमोशन होना, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में चले जाना, लेकिन पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट गड़बड़ बहुत रहने वाला है। और नंबर 8 पाएगा कि जब दिसंबर से ही देखना, नंबर 8 पाएगा जब वो सुबह उठ रहा है ना, तो बड़ी अकड़ रही है बॉडी, बहुत उसको बॉडी में फ्रेश नहीं उठ रहा है, बड़ी मेहनत के बाद उठना पड़ रहा है, तो ये चीज़ देख सकता है। नंबर 9 अगर देखा जाए तो नंबर 9 एग्रेशन बढ़ने वाला है। दे विल बिकम वेरी एम्बिशियस कि अब मुझे BMW चाहिए तो इसी साल चाहिए, मुझे अगर ये काम, ये कंपनी चाहिए तो इसी साल चाहिए। दे बिकम वेरी एम्बिशियस, और मज़े की बात तो ये है कि वो उसे अचीव कर भी लेंगे, लेकिन खुश तब भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो कहेंगे, आप कहेंगे अब मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, ठीक है। तो उनका एम्बिशन चेंज हो जाएगा, और दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर योर करियर, बट इंटरनल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपके मन में ये है कि धरती जीत ली, चांद भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए मुझे। तो नंबर 9 एग्रेशन, एम्बिशन में आगे बढ़ने वाला है। और आप पाओगे कि नंबर 9 वाला इस साल
बहुत ज़्यादा चैरिटी करने के मूड में भी आएगा, ठीक है। आप देखिएगा वो अनाथालय में डोनेट करेंगे, वृद्धाश्रम में डोनेट करेंगे, या ऑनलाइन कहीं पे डोनेशन करेंगे। यूजुअली नंबर 9 वैसे भी डोनेट करता रहता है, उसका सपना होता है कि जब पैसा आ जाएगा तो एनजीओ खोलूंगा। ये वो साल आया है जब वो सीजे कराएगा। तो इन जनरल मैंने आज सबका बता दिया, बट याद यही रखिएगा, दिस इज़ द ईयर ऑफ स्कैम्स एंड ट्रैप्स। कोई भी व्यक्ति आपसे जो वादे कर रहा है, जो सपने दिखा रहा है, 10 बार सोचिएगा, क्योंकि देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो आपको किसी स्कैम या ट्रैप में फंसा रहा है। इवन आपकी जो मैरिज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जैसे यूजुअली जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, चेक करिए बैकग्राउंड, तब जाके कोई मेजर डिसीजन लीजिए। अदरवाइज़ ये साल है ना, इसे कहते हैं कि अभी तक 8 साल पीछे आपने जितना कुछ किया उसका रिजल्ट आपको इस साल मिलने वाला है। फाइनल ईयर है, बहुत सारी चीज़ें एंड होंगी यहाँ पर। आप ओवरऑल द ग्लोबल लेवल पे भी देखोगे, कई सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड होके एक नई रिजीम स्टार्ट होगी, नई इकोनॉमिकल रिजीम स्टार्ट होगी, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ आएंगी। तो द ईयर ऑफ एंड, बहुत कुछ एंड होगा और एक नई शुरुआत होगी। 2026 के लिए तैयार होगा दुनिया। तो ऐसे में मेरा एक छोटा सा डाउट है, जैसे एक होता है मूलांक, वो हो गया 7, फॉर एग्जाम्पल किसी का 7 है, Okay. और अगर उनका डेस्टिनी नंबर जो सारे उसको ऐड करके आया वो अलग है दोनों का, एक का 7 है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ले लेती हूँ अगर 7 और 9, तो इसमें क्या मैं नंबर 7 हूँ, क्या मैं नंबर 9 हूँ, जब हम ऐसे न्यूमरोलॉजी की वीडियोस देखते हैं? फॉर एग्जांपल आप ही का एग्जांपल लेते हैं। नंबर 7 आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है। नंबर 7 क्यूरियस होता है, उसे चीज़ों को जानने का मन करता है, इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होती है। कई नंबर 7 पीपल आप देखोगे सपनों में डेथ दिख जाती है, या जो इवेंट होने वाला होता है वो दिख जाता है, या डेजा वू इनको बहुत होता है। नंबर 7 कंफ्यूज भी बहुत नंबर है, क्योंकि केतु है, आंखें नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए दे नीड समवन जो इनको सेकंड ओपिनियन दे सके। नंबर 7 को आप पाओगे तो ये नेचुरल हीलर है, आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेंगे कि आपके साथ जब बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। ये नंबर 7 की क्वालिटी है, विजडम का नंबर है, और बट थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, बट इंट्यूशन वेरी हाई, ये आपकी नेचर है मोटे मोटा। लेकिन जब आप काम करने पे आओगे तो नंबर 9 की एनर्जी आपकी चालू हो जाएगी कि यार ये चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, इसमें और ज़्यादा सब्सक्राइबर क्यों नहीं आए, इसमें व्यूज़ क्यों नहीं आई, इसको चलो करते हैं, कोई बात नहीं, आज 18 घंटे काम करना पड़ेगा, आई एम रेडी, आई कैन डू दिस, ठीक है। तो वो फिरोशियस बन जाओगे आप जब काम का पैटर्न आएगा। नंबर 9 इज ऑल्सो मार्स, वो ऑर्डर देता है, उसे लेना पसंद नहीं है, तो यूजुअली ये खुद का काम या फिर ऐसा काम जिसमें इनको फ्री विल ज़्यादा मिलती वही कर पाते हैं। बहुत मजबूर हो जाते हैं तब जाके किसी के अंडर या बॉस के अंडर बहुत ज़्यादा टारगेट वाली जॉब में होते हैं। अगर है कोई नंबर 9 तो वो बहुत परेशान है, जितना वो फ्री रहेगा उतना वो बेटर परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। ओके, कुछ रिलेट हुआ? हाँ, काफ़ी कुछ रिलेट हुआ। और एक और नंबर के बारे में मैं बहुत सुनती हूँ, जैसे आपने सुना होगा आलिया भट्ट के बारे में, रणबीर कपूर के बारे में, तो वो दोनों बॉलीवुड एक्टर्स ना एक नंबर से ऑब्सेस्ड हैं, और वो है नंबर 8। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं अगर उनकी फोटोज देखते रहो, कुछ भी देखते रहो, वो कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी साइन बनाते रहते हैं। तो वो ऑब्सेशन क्या है वो नंबर 8 से? बिकॉज जितना मैंने सुना है, आई थिंक नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा भी है बट बुरा भी है, बिकॉज आई थिंक जस्टिस रूल करता है उसको। देखिए, हर एक नंबर अच्छा है, और आपको इस दुनिया में हर एक नंबर वाला अच्छी पोजीशन पे मिल जाएगा, ठीक है। चाहे 8 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, चाहे 9 हो, ठीक है। बात बस इतनी है कि आप उस जो भी नंबर आपको मिला, आप उसकी बात कितनी सुन रहे हो, क्या उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। नंबर 8 क्यों इतना पॉपुलर है, आपने बताया रणवीर और आलिया का एग्जाम्पल दिया। चाइना में नंबर 8 को फा बोला जाता है, जो कि रिजेंबल होता है मनी का कोई इनका एक शब्द है उससे, तो वहाँ पर नंबर 8 को वेल्थ से रिलेट किया जाता है। चाइना में आप देखोगे तो दुकानें जो हैं वो 8 नंबर लेने के लिए बहुत मोटा मोटा पैसा देती हैं, गाड़ी का नंबर 8 लेने के लिए मोटा पैसा देती हैं। इवन आप देखोगे चाइना में एक ओलंपिक हुआ था 8 अगस्त, आठवां दिन 8वां महीना 2008 को, और 8:08 पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो एज अ होल कंट्री वो 8 नंबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानती है। एक हुआई कंपनी है जो कि चाइना की, आप कभी उसका सिंबल देखना, उसमें जो लीव्स है वो नंबर 8 है, ठीक है। और ज्योतिष में कहा जाता है शनि इज मनी, ठीक है। सो अगर आपको बहुत रिच होना है तो विदाउट शनि आप नहीं हो पाओगे। तो ये वेल्थ का नंबर भी है, लेकिन ये वेल्थ मतलब यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि इतना कमा लिया है कि आपने जाने के बाद बच्चों के लिए भी छोड़ गए हैं। वो शनि इस तरह की वेल्थ देता है, बट उसके पहले रगड़ा लगाता है, क्योंकि हर कोई अमीर बनने का हकदार नहीं है। 4 पैसा आता है दिमाग खराब हो जाता है, ये एरोगेंस आ जाता है, ईगो आ जाता है, इसलिए हर कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। उसके लिए एक एटीट्यूड चाहिए रिच बनने के लिए और रिच स्टे रहने के लिए लंबे टाइम तक। तो शनि पहले वो चेक करता है कि आपके अंदर वो है, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ भी थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो चीखने चिल्लाने लग जाओगे, ठीक है।
परेशान हो जाओगे, या तुम्हारे अंदर ईगो आ जाएगा, बोस्टफुल नेचर आ जाएगा, ये शनि चेक करता है। हमने ऐसा क्या किया था साधिका जी, हमने एक फॉर्चून रिपोर्ट क्रिएट करी अपने अकल्ट गुरुकुल के अपने स्टूडेंट्स की हेल्प से, जो कि आपके इन्हीं सारे नंबरों के बारे में डिटेल में बताती है। मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, जर्नी क्या होने वाली है, अगला साल कैसा होगा, एम्बिशन नंबर, मैच्योरिटी, कनेक्शन नंबर, सक्सेस, एवरीथिंग हमने इस फॉर्चून रिपोर्ट में दिया है। तो आपको मैं ज़रूर भेजूंगा फॉर्चून रिपोर्ट। बिल्कुल, और मैं वो पढ़ूंगी। ऐसे में कोई मोस्ट पावरफुल नंबर्स होते हैं जिनको, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जब अपना काम शुरू करो या फिर कुछ भी शुरू करो इस नंबर को ज़रूर रखना चाहिए, या फिर गाड़ी की नंबर प्लेट इस नंबर की रख लो। कुछ नंबर जनरली बहुत अच्छे बोले जाते हैं, बट ये सही तरीका नहीं होगा इसे जानने का, या सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कुछ नंबर है, जैसे 28 को बहुत पावरफुल बोला जाता है कि आपको अगर कोई नया बिजनेस, ऑफिस, रेस्टोरेंट ओपन करना है, 28 डेट चूज कर लो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर आपको आती हैं चीज़ें या कोई है आपकी हेल्प करने का, तो मुहूर्त वगैरह देख के करना चाहिए ये सारी चीज़। ऐसे ही 24 को भी बहुत पॉजिटिव और बहुत लकी माना जाता है। 24 अंक को लक्ष्मी अंक भी बोला जाता है। तो ये कुछ जनरल है, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका सवाल कि सबसे पावरफुल नंबर कौन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे गाली खिलवा दोगे अगर मैं 2-3 नंबरों का दे दूंगा। ईच एंड एवरी नंबर हैज़ अ पोटेंशियल टू बी पावरफुल, टू बी सक्सेसफुल। बस उन्हें अपने नंबर की बात सुननी है। और हर एक नंबर की एक खामी भी होती है, एक कमज़ोरी भी होती है, उस कमज़ोरी से ओवरकम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नंबर 1 है, इनकी कमज़ोरी है कि ये फेल होंगे तभी जब ये पंक्चुअल नहीं रहेंगे। ये टाइम की बेकदरी अगर इन्होंने कर दी तो ये फेल हो जाएंगे। इनको बहुत फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये टाइम की कद्र करना सीख जाएं नंबर 1 वाले, तो देखिए एलॉन मस्क को देख लीजिए, आप बिल गेट्स को देख लीजिए, अंबानी फैमिली को देख लीजिए, नंबर 1 है लोग। ठीक है, टाइम की कद्र करनी है। ऐसे ही नंबर 2 हारता है अपने ओवर इमोशनल नेचर से, ओवर थिंकिंग नेचर से। दिल में छोटी छोटी बातें लगा लेता है, हफ्ते भर सोचता रहता है उनके बारे में, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इनको कहीं ना कहीं इससे ओवरकम करना है। जिन्होंने किया है वो शाहरुख खान हैं, ओशो हैं, संजय दत्त हैं, राजेश खन्ना है, नंबर 2 के लोग हैं, महात्मा गांधी का भी। फिर आगे बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 को तो मैं प्यार से बहरूपिया बोलता हूँ। ठीक है, कि ये लोग बहरूपी होते हैं, ये दे कैन चेंज, हाँ नकाब, दे कैन चेंज देयर नेचर लाइक दिस। ठीक है, क्विकली चेंज कर देते हैं। वो आपके सामने अलग होगा, उधर अलग होगा। एंड नंबर 3 यूजुअली प्यार में बहुत धोखे खा रहा है आजकल। ठीक है, और इनकी लव रिलेशंस अच्छी नहीं चल रही हैं, इवन मैरिड लाइफ में भी धोखे खा रहा है। जिनकी अच्छी चल रही चलती रहे, भगवान करे। ठीक है, यूजुअली आप पाओगे नंबर 3 के साथ ऐसा हो रहा है। अब इसकी कमी क्या होती है नंबर 3 की? नंबर 3 की कमी होती है कि ये ह्यूमरस, अगर अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दे दूसरों को हंसाने के लिए, तो फिर इसको कोई फिर भाव नहीं देता। यूजुअली अकेला पड़ जाता है, इसके दोस्त भी इसको छोड़ देते हैं। तो ये नहीं गलती करनी। अदरवाइज इस वेरी पावरफुल नंबर। आप उनको देखिए जो अमेजोन के जेफ बेजोस हैं, नंबर 3 हैं। ठीक है, आप देखिए अडानी, वॉरेन बफेट, इनमें भी आपको नंबर 3 मिल जाएगा। ओके, विवेकानंद नंबर 3 है। तो इस तरह से पावरफुल नंबर भी है। बट वही गलती करनी, अपना मजाक नहीं होना, अपने आप को सीरियस ही रखना है, लोगों के सामने हंसी का कारण बनना है, पात्र नहीं बनना है। ओके, फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 को बहुत कुछ ध्यान में रखना है। नंबर 4 सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, तो यूजुअली ये सोचता है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, इसमें क्या गलती है। ठीक है, नो, दुनिया में थोड़ा सा ना हमें दुनियादारी, समाज, कौन क्या समझ रहा है, इसीलिए यूजुअली आप देखोगे कि नंबर 4 वाला मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने साथ में लेके चल रहा है, उसके साथ गलतफहमियां साथ में चलती हैं। तो इनको थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए, डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, और बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 4 वाले यूजुअली प्यार के केस में विश्वास जल्दी करके धोखा खा लेते हैं, फिर इनकी ये हो जाती है आजकल सब जगह धोखा हो रहा है। नंबर 5 वाला जो व्यक्ति है, इसको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। यूजुअली नंबर 5 सारे अंकों में से बोला जाता है कि ये बैलेंस्ड नंबर है। ये नंबर हर चीज़ कर सकता है, हर चीज़ संभाल सकता है। इसका माइंड सुबह से शाम तक चलता रहता है। इसलिए आप पाओगे कि नंबर 5 वाला व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा, क्योंकि माइंड तो रुक नहीं रहा है इनका, सुबह शाम चल रहा है, तो यूजुअली खाते ज़्यादा हैं, रात में भी मंचिंग करते हैं, फिर इनको गैस की, पेट की, गले की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाती है। जो नंबर 6 नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, प्यारा नंबर है, वीनस का नंबर है। ये लोग यूजुअली साफ़ सफाई से रहने वाले और बहुत सोफिस्टिकेटेड, और किसी का हाथ थाम लिया तो फिर थाम लिया, और इनकी एडवाइसेस लोगों को बहुत लगती है। सो बहुत अच्छा नंबर है, पर इनकी गलती ये है कि दे कैन बिकम पॉजेसिव विद यू, या विद पॉजिटिव विद एनी वर्क। जब ये कोई काम करता है नंबर 6, तो उसे बहुत अच्छे से करना चाहता है, तो बहुत लंबे टाइम में छोटा काम कर पाता है, लेकिन करता बहुत अच्छे से है। तो इनको इस चीज़ पे काम करना है। नंबर 7 वाले को काम करना है कि वो जितना इनर जाएगा, जितना अपने अंदर जाएगा, उतना
लाइफ में स्टेबल रहेगा। अदरवाइज नंबर 7 के साथ, क्योंकि ये आधी अधूरी बॉडी है केतु की, तो अधूरापन फील होता रहता है कि सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके बावजूद मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है। नंबर 7 इस तरह से फील करता है। तो इनको ये जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने आप को अंदर समझेंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे अपने, उतना इनको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अदरवाइज दे कैन वंडर अराउंड कि क्यों है, अब भटकती आत्मा, ठीक है। ये नंबर 7 होता है। नंबर 8 वालों को ये समझना चाहिए कि लाइफ में हार्डवर्क भी आएगा, लाइफ में डिले भी आएंगे, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, एक्सेप्ट करते हैं इनको, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे। एक दिन नंबर 8 आपको राजा भी बना देगा। नंबर 9 वालों को अपने एंगर पे और अपनी फिटनेस पे ध्यान देना। नंबर 9 वाला जितना फिटनेस पे ध्यान देता है उतना खुश रहता है, वो उतना अच्छा है। ये भी नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन इनको हराता, जैसे मैंने बोला, इनका गुस्सा ही है। तो ये इनकी कमियां इन नंबरों की, जिस पर काम करना है। जिन्होंने किया है वो आपको आगे मिलेंगे, जो कर रहे हैं वो आपको रास्ते में मिलेंगे, जो नहीं किया वो करना चाहेंगे, इस पॉडकास्ट के बाद करने लगेंगे। तो अगर इन नंबर्स को देखें तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है, फॉर एग्जांपल नौकरी दिलाने में, या फिर अगर नौकरी नहीं लग रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, और कितनी बार ऐसे होता है ना कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और बहुत लोगों की वही दिक्कत रह जाती है कि यार ऐसा लगा कि इंटरव्यू अच्छा गया, बातचीत अच्छी हुई, CV अच्छे से अप्रूव हो गया, बट एंड में नौकरी नहीं लगी। तो ऐसे में कैन पीपल अट्रैक्ट सक्सेस? यस, दे कैन अट्रैक्ट सक्सेस। मैंने जैसे बताया कि पहला तो सक्सेस अट्रैक्ट करने का है कि आप सही डायरेक्शन में आ जाओ। क्या आपके हॉरोस्कोप में बोल रहा है कि आप फूड लाइन में ज़्यादा अच्छे हो या फाइनेंस लाइन में ज़्यादा अच्छे हो, ये करिए। ये हम सब कुंडली से बता सकते हैं, ज्योतिष से बता सकते हैं, इवन फॉर्चून रिपोर्ट में भी आपके करियर लिख कर आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सो आप पहले तो सही डायरेक्शन में चले गए। उसके बावजूद जब चीज़ें स्लो हो रही हैं, नहीं बन रही, उसमें मेजर रीजन सैटर्न का होता है, शनि का होता है, या फिर राहु का हो रहा होता है। इट कैन बी एनी अदर प्लेनेट ऑल्सो, बट नॉर्मली आपको ये 2 प्लेनेट कुंडली में नजर आते हैं जो कि आपके जॉब या करियर में बहुत परेशान करते हैं। 7.5 चल रही, शनि की दशा, राहु की दशा चल रही है, उनकी पोजीशन ऐसी है। 6th हाउस में मून बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो भी नहीं अच्छा है। 6th हाउस में आपके सैटर्न है, राहु है। 10th हाउस में जब आपके सैटर्न बैठता है तो जॉब बार बार चेंज होने लग जाती है। तो ये वो प्लेनेट हैं, तो इनको कुंडली से आइडेंटिफाई करके इसकी रेमेडीज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पॉडकास्ट में मैं जनरल रेमेडीज़ नहीं बता सकता क्योंकि ये रेमेडीज़ बैकफायर कर जाती हैं। सो रेमेडीज़ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना कुंडली दिखाकर ही मांगनी चाहिए। वो जो आजकल चल रहा है ना कि कुछ भी करवा रहे हैं लोग, ठीक है, बोल दो, ये बोल दो, वो लिख लो, नहीं, ये सब काम नहीं करता, और मत करिए, अच्छे से ज़्यादा बुरा होने लग जाएगा। जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली बहुत फनी रील देखी थी, उसमें जैसे आपको पता होगा बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो लोगों को उसमें टिकट नहीं मिल रही है, तो किसी ने बोला कि ऐसे एक पत्ते पे कोल्ड प्ले लिख के उसको जलाओ और फिर मैनिफेस्ट करो तो कोल्ड प्ले की टिकट मिल जाएगी। सो यही चीज़ें हैं ना, और दैट इज़ वाई क्या होता है, इन सब्जेक्ट की जो असलियत है ना वो छुपती है, और ये सारी चीज़ों से लोग, जो पहली बार देख रहा है वो मजाक ही बनाएगा। वो कभी समझ नहीं पाएगा कि एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप है कि एक ज़िंदगी कम पड़ती है इसकी किताबें पढ़ने के लिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एस्ट्रोलॉजर जब आपका हॉरोस्कोप देखता है तो 200-300 कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में चल रहे होते हैं बैक इन द माइंड, ठीक है। तो डीप इतनी सी चीज़ें, फिलॉसफी भी है इसमें, है मैथ्स भी है इसमें, साइंस भी है इसी सब्जेक्ट में, और इसको करने के लिए आर्ट चाहिए, कला चाहिए, कलाकार होना पड़ता है। तो इन सब्जेक्ट, अब ये सब होने की वजह से क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये सब पंडित लोग फालतू की बातें करते रहते हैं, ठीक है, कोल्ड प्ले के टिकट दिलवा रहे हैं। मैं तो दुनिया भर की एक कोई रील देख रहा था मैं कि वो 2 अंडरवियर बांध के कहीं रख दो तो आपका पार्टनर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कि अब बस मरना है मुझे बस, ठीक है। वो सुनने के बाद मुझे यही लगा, ठीक है। सो आपको अपना माइंड है ना, जो भगवान ने दिया है, इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। असली चीज़ को सीखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। असली चीज़ को अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अपना देखिए, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, पर ये सब्जेक्ट गलत नहीं होता कभी भी। हो सकता है कि आपको टीचर गलत मिला हो मैथ्स का, दैट इज़ वाई आप मैथ्स को हेट करने लग गए हो, ठीक है। पर नहीं, टीचर गलत था ना, मैथ्स तो मैथ्स है, वो तो सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट से हमेशा प्यार रखिए। तो ऐसे कुछ प्रोफेशंस लिंक्ड हैं कुछ सर्टेन नंबर्स के साथ, कि अगर जैसे कुछ लोगों को, बहुत यंग लोगों को ना, उनका पर्पस ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, कि उनको समझ नहीं आता लाइफ में जब शुरू कर रहे होते हैं कि यार मेरा पर्पस क्या है, कि मैं क्या करूँ, किस जगह जाऊँ। पेरेंट्स ने बोल दिया इंजीनियरिंग कर लो तो इंजीनियरिंग कर ली, बट मन नहीं लग रहा। इंजीनियरिंग करने के बाद इंडिया में लोग डिसाइड करते हैं अब करना है क्या, हाँ, और जो भी करना होता है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मैं एटीट्यूड बता दूं, जिस भी प्रोफेशन में ये एटीट्यूड मिले आपको, ये चीज़ें मिले आपको, अब वो प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोफेशन चूज करते समय डेस्टिनी नंबर देखना है। अब हमें अपना मूलांक नहीं देखना, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, और जो डेस्टिनी नंबर
नंबर आए वो करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ नंबर 1 डेस्टिनी नंबर, तो आपको ऐसा काम करना है जहाँ पर अथॉरिटी डिसीजंस आपके हैं, लीड आप कर रहे हो, लीडरशिप रोल आपका है, वहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम मिल रही है, ऐसी जगहों पे आप टिकोगे। जैसे आप किसी भी कंपनी में टीम लीड बन सकते हो, इवन आप आर्मी में जा सकते हो, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप अपना कोई छोटा सा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर ये चीज़ें मिल रही वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो और सबसे अच्छे तरीके से वहाँ काम कर पाओगे। वहीं पर अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो यहाँ पर आप पाओगे कि आपको वो काम करने जहाँ पे सुकून है, पीस है, या फिर आर्ट है, कला है। तो आर्टिस्टिक फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी होती है, और जैसे आईटी की जॉब्स हो गई या कोई कोडिंग की जॉब्स है। नंबर 2 आपका भाग्यांक है, तो पीसफुल, आपको जहाँ शांति मिले वहाँ आप सबसे बेस्ट परफॉर्म करोगे। यूजुअली आप देखोगे डेस्टिनी नंबर 2 जब हो जाता है तो इंसान के लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उसके लिए पीस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो पैसे को मार देगा कि तुम, ये बॉस मुझे रोज सुबह शाम 4 गाली देता है, मुझे नहीं करना यहाँ काम, ठीक है, पीस चाहिए मुझे। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो आप उसी जगह पे टिक पाओगे जहाँ पर आपको कंटिन्यूअस लर्निंग मिल रही है। इसलिए आप देखोगे डेस्टिनी नंबर 3 वाले जॉब बदल देता है तुरंत, जहाँ पे उसको लगता है कि अब मोनोटोनस हो रहा है, चीज़ें एक जैसी चल रही हैं, ठीक है, उसको नहीं समझ आता ज़्यादा। नंबर 4 अगर आपका डेस्टिनी नंबर है तो आपको लेबर वर्क करना ही नहीं है। आप बने, राहु के पास हाथ पैर नहीं होते, तो लेबर वर्क के लिए, मेहनत के लिए नहीं बना है, उसके पास हेड है, वो सिर्फ दिमाग चलाने के लिए बना है। तो आपको ऐसे प्रोफेशंस में जाना चाहिए जहाँ पे लेबर वर्क बहुत कम हो और माइंड का वर्क सबसे ज़्यादा हो। जैसे शेयर मार्केट का हो गया, ठीक है, शेयर मार्केट एनालिसिस हो गया, तो वहाँ पे बस बटनें दबानी है और दिमाग यूज़ करना है, ठीक है, ट्रेडिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। नंबर 5 हरफन मौला है, ये कुछ भी कर सकता है, ये जैसा देश वैसा भेष क्या इंसान होता है, तो ये कहीं भी आपको एडजस्ट होता हुआ मिल जाएगा। बट नंबर 5 अगर आपका डेस्टिनी नंबर होता है तो मन में हमेशा रहता है कि यार बिजनेस करेंगे खुद का, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो मोमोज वाले के पास जब जाता है तो हिसाब लगाने लग जाता है कि कितनी प्लेट बेच रहा है ये, इसमें कितना मुनाफा, कितना इसका रॉ मटेरियल, सब कैलकुलेट करता रहता है। वो सभी सब कैलकुलेट कर लेगा, ये पंडित कितना कमाता होगा, ये क्या है सब, ठीक है। तो ये इसका एटीट्यूड ऐसा है, फाइनेंस चलता रहता है दिमाग में, तो इनको बिजनेस करने का बहुत मन करता है। आपको एटलीस्ट 2-3 बार जरूर ट्राई करना चाहिए कि आप बिजनेस करें। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 है, यू विल डू गुड, बहुत अच्छा करोगे आप। क्योंकि नंबर 5 के साथ ना एक बहुत अच्छी बात है कि वक्त के हिसाब से बदलना जानते हैं। मरकुरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, वो बदल रहा है, तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है, साल में 2 बार रेट्रोगेट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई नंबर 5 है, तो आपको वक्त के हिसाब से बदलना आता है, आप मार्केट समझ लेते हो, भाप लेते हो, इसलिए आपको करना चाहिए खुद का कोई काम या बिजनेस का नंबर भी 5 होता है। अब अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 हो गया है तो आपको ऐसी जगह काम करना चाहिए जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को खुलकर आने दिया जा रहा है, वहाँ पे कोई बंदिशें नहीं हैं, क्योंकि नंबर 6 इज़ वेरी क्रिएटिव, बहुत सुंदर काम करके देते हैं, बहुत अच्छा काम करके देते हैं। जब नंबर 6 पॉडकास्ट बनाएगा तो बहुत सुंदर चीज़, सारी चीज़ों पे ध्यान लगेगा, छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। सो इनको वहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ पे इनकी क्रिएटिविटी निकल कर आ रही है, झलक कर आ रही है। उसको अगर हैम्पर कर रहे हैं तो पूरी तरह से खुश नहीं होंगे। नंबर 7 वाला व्यक्ति जो जहाँ पर काम कर रहा है, इसको ये चाहिए कि चीज़ें, क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएं, लॉजिकल लगे वो चीज़, साथ ही साथ इसको अपनी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी समय निकालने का वक्त मिल जाए। नंबर 7 यूजुअली कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। ये व्यक्ति को आप देखोगे कि वो सारे काम जिसमें इंट्यूशन इस्तेमाल होती है, इन्हीं बहुत अच्छे, इसलिए बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, अकल्ट साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ऐसे लोग। तो एजुकेशन फील्ड में बहुत नंबर 7 अच्छा करता है। अब इसके बाद आता है नंबर 8, ये फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं, वेल्थ में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छा करते हैं। हर वो चीज़ जो परसिस्टेंस, पेशेंस मांगती है, नेगोशिएशन मांगती है, वहाँ पे नंबर 8 अच्छा करेगा। जो वक्त मांगती है, समय मांगती है, वहाँ पे नंबर 8 अच्छा करेगा। फिर आता है डेस्टिनी नंबर 9, ये फिटनेस की लाइन में बहुत अच्छा करते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं या फिर लीडरशिप रोल्स हो सकते हैं, मैनेजर बहुत अच्छे बनते हैं नंबर 9 वाले। जहाँ पर भी रूलिंग अथॉरिटी आ रही है, जहाँ पर भी दूसरों को आदेश देना है, नंबर 9 वहाँ पे बहुत अच्छा करेगा। नंबर 9 एक्चुअली एक ज़िद्दी नंबर होता है, इसको बहुत जल्दी कंटेन नहीं कर सकते आप ना अपने जॉब। तो जब भी यूजुअली नंबर 9 वाला कोई ऑफिस में एम्प्लॉय आता है ना, तो वो अपने धुन में चलने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यूजुअली ऐसे लोग बॉस बन जाएं तो ही अच्छा है, उनको समझ में आ जाएगा दुनियादारी क्या होती है। तो इस नेचर के हिसाब से आपको करियर कोई मिलता है तो ज़रूर चूज़ करना चाहिए। नंबर 4 और नंबर 8 दोनों मेडिकल और टेक्निकल फील्ड को भी फेवर करते हैं, तो अगर आपका इनमें से कोई नंबर है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। और जैसे मैंने अभी नोटिस किया कि आपने बहुत सारी ऐसी रिंग्स पहनी हुई हैं, आई थिंक आपने एक एमराल्ड पहना है, और क्या क्या पहना है? ये ग्रीन एमराल्ड है, ये हरे रंग का, ठीक है। ये ओपल है, इसमें आप देखोगे कलर बदलते रहते हैं। ये ब्लू सफायर, इसे नीलम कहते हैं, ठीक है।
यूजुअली मैं 2 ही पहनता हूँ, एक ये ब्लू सफ़ायर, एक ये ओपल, लेकिन जब पॉडकास्ट में जाता हूँ तो ये ग्रीन वाला पहन लेता हूँ। क्यों? मरकुरी वाणी का देवता बोला जाता है, कम्युनिकेशन का कंट्रोल करता है, तो जब आपका बुद्ध अच्छा होगा तो पॉडकास्ट वायरल जाएगा। ओह नाइस, ठीक है, तो आज हमें पता चल चुका है कि हमारा पॉडकास्ट वायरल जाएगा बिकॉज एमरल्ड इज इन द हाउस। तो ये जेमस्टोन्स हेल्प करते हैं अपना, जैसे बहुत लोग जब उनको लाइफ में सेटबैक्स आ रहे होते हैं, कुछ भी आ रहा होता है, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि जैसे हनी सिंह हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने पुखराज पहना हुआ था, तो पहले तो अगर आप बता सकते हो कि शायद आई गेस क्या पहनते रूबी रूबी आई थिंक उस दिन तो मुझे याद है कि उन्होंने पुखराज पहना हुआ था। तो ऐसे इन जेमस्टोन्स का क्या रोल होता है, क्या पर्पस होता है? जेमस्टोन प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि जेमस्टोन्स के अंदर अगर प्लैनेट अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो जेमस्टोन पहनना चाहिए, अगर बुरी पोजीशन पे बैठा है तो जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। यूजुअली गलती ये होती है कि इंसान कुंडली जब कोई देख रहा होता है कि अरे आपका शनि तो बहुत ख़राब है, आप नीलम पहन लो, वहीं बैंड बज जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ समबडी इज़ एनिमी ऑफ योर्स, ठीक है, वो आपको मारने आने वाला है, तो आप उसको बैठ के बिरयानी नहीं खिलाओगे, दूध नहीं पिलाओगे, है ना? आप चाहोगे वो जितना दूर आपसे रहे वो उतना अच्छा है। तो आप क्यों ब्लू सफ़ायर पहन रहे हो, फिर क्यों आप कोई रत्न ऐसे पहन रहे हो? तो प्लेनेट की प्लेसमेंट अगर गड़बड़ है तो वो रत्न नहीं पहने जाते। प्लेनेट अगर अच्छी जगह बैठा है बट उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, तब आप ये स्टोन पहनिए, तब ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। दैट इज़ वाई कई बार स्टोन पहन के गड़बड़ भी हो जाता है। तो कुंडली में जो लिखे हैं, कुंडली में लिख कर आता है, जैसे हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें लिख के आता है कि इस टाइम तक ये पहनना है, इसके बाद नहीं पहनना है, उसके बाद ये पहनना है, फिर नहीं पहनना है। तो ऐसे टाइम पीरियड के हिसाब से जेमस्टोन्स पहने जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है पहनने के हिसाब से नहीं पहने जाते हैं। और ज़्यादा स्टोन्स भी नहीं पहनने चाहिए, मैक्सिमम 2 स्टोन आपको पहनने चाहिए। बहुत हद हो गई तो 3 पहनने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कई लोग पूरा भर लेते हैं ना, हाँ, उनके पूरे हाथ में वो भरे हुए होते हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो खराब है। मैंने सुना है कि जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको पर्ल पहनना चाहिए। हाँ, ये बहुत कॉमन सी बात है बट नहीं है, वो पर्ल आपकी हवा निकाल सकता है। इसलिए एक बार देखिए कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मून इज इन 6th हाउस और 8th हाउस, छठा घर है रोग रिपु ऋण यानी बीमारियों का घर है, चंद्रमा वहाँ बैठा है। 8th हाउस है आपका सडन डेथ का, सडन लॉस का, यहाँ पे मून बैठा है, तो आप मोती अगर पहन लो गुस्से के चक्कर में, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, सो मून कहाँ का लॉर्ड है, उसकी प्लेसमेंट कितनी है। जैसे मून 4th हाउस बैठा तो आप ज़रूर पहनिए, 1st हाउस है तो ज़रूर पहनिए, पहन सकते हैं आप। लॉर्ड है 4th का या 1st का 5th का, पहन सकते हो आप, आपको सूट करेगा, वो उन चीज़ों को बढ़ाएगा। अब ये तो हो गई जेमस्टोन्स की बात। ऐसे एक न्यू ऑब्सेशन भी नहीं मैं बोलूँगी, बट आजकल के लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करते हैं। वो होता है कि जब ऐसे फ़ोन पड़ा हुआ है टेबल पे और एकदम से लाइट जलती है और दिखता है कि टाइम हो रखा है 11:11, तो 1111, उसके पीछे का क्या? न्यूमरोलॉजी में इसे बोला जाता है एंजल नंबर्स, यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो कि यूनिवर्स आपको दे रहा है, और आप उस बात को अगर समझ जाओ तो लाइफ में अच्छा होने वाला वो पता चल जाएगा, बुरा होने वाला वो पता चल जाएगा। अब यूनिवर्स जो है वो सिग्नल सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं देता, वो कई चीज़ों के थ्रू दे सकता है। कई बार कोई व्यक्ति मिलता है, इंसान मिलता है हमें, वो आता है कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है, फिर कोई मैसेज दे के चला जाता है, अच्छा बुरा। ठीक है, कई बार आप देखोगे कुछ लोगों को बर्ड्स दिखाई देती हैं, स्पेशल बर्ड, जैसे किंगफिशर दिखाई देती है, उस दिन उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। कई लोगों को कुछ फेदर्स दिखाई देते हैं। हिंदुइज्म में इसको हम बोलते हैं कि देवदूत आए, ठीक है, देवदूत ने आए, सपने आए। इस्लाम में हम इसे बोलते हैं फरिश्ते आए, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं एंजल्स आए। तो ये क्या है, ये मैसेंजर ऑफ गॉड्स की तरह एक्ट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर्स पे अगर हम ध्यान दें तो हर एक नंबर एक अलग मीनिंग लेकर आया। फॉर एग्जांपल अगर आपको 111, 111, 01, 11 ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है नई शुरुआत होने वाली है, नई बिगनिंग होने वाली है, कुछ नया होने वाला है इन द पॉजिटिव सेंस। नई जगह जाने वाले हो, नया बिजनेस ओपन होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, नई बिगनिंग होने वाली है। अगर आपको इसी सीक्वेंस में नंबर 2 दिखता है, 2, 222, 2222, इसका अर्थ होता है कि स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। वक्त आ गया है कि आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को समय दें। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे बात करते करते वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको नंबर 3, 333, 3333 ऐसा नंबर दिखता है तो ये आ गया है कि अभी आपको नॉलेज पे काम करना, आपकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, आपकी स्किल सफिशिएंट नहीं है, इसको अभी ठीक कर लो बेटा, नहीं तो अदरवाइज आपको रिपरकशंस देखने पड़ेंगे। तो और साथ ही साथ नंबर 3 का मतलब होता है कि अब बाहर निकलो, अपने शेल को खोलो, दूर जाओ, पार्टीज में जाओ, लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाएगी। वहीं पे अगर आपको 444 या 444 या 4444 ऐसा नंबर दिखता है तो ये कहता है कि डिसिप्लिन लेकर आओ, चीज़ों को मैनेज करो,
आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको उस समय दिखाई देगा जो कि मैनेज नहीं है, और जो भी चीज़ हम मैनेज नहीं करते उसे एक दिन खो देते हैं। हम रिलेशंस मैनेज ना करें खो देंगे, हम फाइनेंस मैनेज ना करें खो देंगे, हेल्थ मैनेज ना करें खो देंगे। तो नंबर 4 आपको ये सिग्नल दे रहा है कि समथिंग यू आर नॉट मैनेजिंग, चाहे वो आपका रूटीन हो, हेल्थ हो, वो जाने वाला है, बचा लो। नंबर 5 555 55 55 ऐसा सिंबल अगर आपको दिखाई देता है तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, और वो बैड और गुड दोनों वे में हो सकता है। यूजुअली आप देखोगे तो जब 5 ज़्यादा दिखता है तो कभी घर में किसी की डेथ भी हो जाती है, कभी बहुत बड़ा ब्रेकअप हो जाता है, कभी एकदम से जॉब से निकाल दिया जाता है, कभी अचानक से लॉटरी भी लग जाती है, अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट आपकी एकदम शूट अप हो जाती है। तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। नंबर 6 अगर आपको दिख रहा है 6 666 6666, इसका मतलब होता है खर्च होने वाला है, पैसा जाने वाला है। तो यूजुअली शादी हो रही होती है तब दिखाई देता है, या बेबी आने वाला होता है, या फॉरेन जाने वाले होते हैं, वेकेशन हॉलीडेज, इन जगहों पे पैसा जाने वाला है, खर्चा होने वाला है, और आप करोगे भी, आपको खुशी होगी कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। नंबर 7 जब आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि टाइम आ गया, स्पिरिचुअलिटी को, पाथ को फॉलो करो। आपने जितना समय दुनियादारी में दे रहे हो, बट थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा रिलीजियस भी हो जाओ, भगवान को समझो, परम ब्रह्म को समझो, मेडिटेशन करो। तो ये उस तरफ है, वहीं से क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा। नंबर 8 अगर आपको दिख रहा है तो ये होता है कि कुछ बिकने वाला है, ठीक है, आपको मोटा पैसा आने वाला है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी आने वाला है। और जो मोटा पैसा है वो कुछ बेच कर आएगा, चाहे वो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी हो या आपके शेयर्स हों, कुछ बेचकर मोटा पैसा आने वाला है। नंबर 9 दिख रहा है तो फोकस ऑन योर फिटनेस, आपकी हेल्थ हैम्पर होने वाली है फ्यूचर में, आप उसको ध्यान दीजिए और फिटनेस पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाइए अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर। तो ये इन नंबर्स के मीनिंग है, बट ज़रूरी नहीं है सबको बस यही नंबर दिखाई दें, कुछ लोगों को मिक्स भी दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को दिख सकता है कि 6969 ऐसा कॉम्बिनेशन दिख सकता है। तो अगर आपको 6969 दिख रहा है तो आपको मीनिंग जोड़नी पड़ेगी। 6 की मीनिंग है खर्च कराना, 9 की मीनिंग है फिटनेस, खर्चा होगा फिटनेस में, ठीक है। अगर आपको 1212 दिख रहा है, नई शुरुआत, फैमिली के साथ टाइम, तो आपकी नई शुरुआत तब होगी जब आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम बिताओगे। तो आप इस तरह से जोड़कर अपना मीनिंग निकाल सकते हो। कई लोगों को इंक्रीजिंग कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, 246 369। इंक्रीजिंग कॉम्बिनेशन गुड है, अच्छा है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। कईयों को डिक्रीजिंग दिखता है, 864 421, ऐसा। तो डिक्रीजिंग कॉम्बिनेशन इज बैड, कि कुछ डिक्रीज होने वाला है, आपका डाउनफॉल होने वाला है। तो ये एंजल नंबर्स हैं। कई सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा, कहीं क्या बोल रहा है ये पंडित, कहाँ दिखते हैं ये नंबर। तो यूजुअली ये नंबरों को कंसीडर आपको तभी करना है जब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको दिख रहा है। और कुछ लोग हैं जिनको 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने तक दिखते रहते हैं ये नंबर। ओके, एक बार गलती से दिख गया तो नहीं काउंट होता, ठीक है। कुछ अभी 1.5 साढ़े भी होंगे ऑडियंस में, वो कहेंगे कि वो अलार्म लगा लेंगे 11:11 का, ठीक है, कि और वो अपने मिरर पे लगा देते हैं 11:11, फिर ओह शिट ये तो दिख गया होगा। तो ऐसे नहीं काम करता, ये इत्तेफाक से होना चाहिए और आपके नोटिस में आना चाहिए, तब काम करता है ये। और अभी जैसे अभी आप साइंस की बात कर रहे थे ना कि यूनिवर्स कभी कभी ऐसे साइन देती है, इत्तेफाक से दिखता है। तो मैं अभी आई थिंक आपकी ही कोई वीडियो देख रही थी, उसमें आप बात कर रहे थे कि सिमिलरली साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान अपने रिलेशनशिप में चीट कर रहा है या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तो वो साइंस उनको अपनी बॉडी में या फिर अपने आसपास जो उनके लाइफ में हो रहा है उससे भी दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो इंसान फॉर एग्जाम्पल किसी को धोखा दे रहा है, चाहे वो काम में हो या चाहे वो रिलेशनशिप में हो। सो व्हाट आर दोज साइंस दैट कैन लुक आउट फॉर? जो आपने कहा कि जैसे चीटिंग कर रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सो इवन गॉड्स आर नॉट इम्यून फॉर डिसऑनेस्टी। भगवान को भी भुगतना पड़ा है अगर उन्होंने डिसऑनेस्टी करी है। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी भगवान विष्णु और वृंदा की, जिसमें भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया था, उसे डिसीट किया था, तो उसने श्राप दिया था भगवान विष्णु को कि तुम मृत्यु लोक पर जन्म लोगे। वृंदा ही आज तुलसी के रूप में हमारे घरों में मिलती हैं। रावण ने सीता जी के साथ डिसीट धोखे से लिया, क्या हुआ, पूरा साम्राज्य सब चला गया। इंद्र ने गौतम ऋषि की वाइफ के साथ डिसीट किया, इंद्र को श्राप मिला, पूरे हजारों आंखें आ गईं। बाली ने सुग्रीव की वाइफ के साथ किया, बाली का सर्वनाश हो गया, जबकि वो रावण से भी ज़्यादा पावरफुल था। तो इवन गॉड्स आर नॉट इम्यून फॉर डिसऑनेस्टी। तो जब आप डिसऑनेस्टी करते हो या किसी फीमेल का दिल दुखाते हो, आपका वीनस वेल्थ लक तुरंत चला जाता है। जब आप झूठ बोलने लग जाते हो किसी, स्पेशली किसी फीमेल के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, तो आपके साथ बहुत बुरा होने लग जाता है और फिर इसका आंसर कुंडली में भी नहीं मिलेगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन हॉरोस्कोप जिसे हम वेल्थ लक बोलते हैं, जो कि रिलेटेड होता है चीटिंग से, अफेयर। अगर आप चीटिंग अफेयर कर रहे हो या किसी फीमेल का बहुत दिल दुखा रहे हो, तो ये वेल्थ लक जीरो हो जाता है। तो अब क्या होगा, जब वेल्थ लक जीरो हो जाता है तो जब तक अच्छा चल रहा है बेटा चल रहा है, जिस दिन गिरोगे उठ नहीं पाओगे। आप कई सारे बिजनेसमैन, टाइकून, मूवी स्टार्स को देखते होगे ना कि एक टाइम तो बड़ा अच्छा था, एकदम से फिर गायब कहाँ हो गए, वेल्थ लक।
जब वो जाता है फिर लौट के नहीं आता, देयर इज नो रेमेडी फॉर दिट। सो मत करिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप किसी फीमेल से झूठ बोल रहे हो, डिसीट कर रहे हो, दिल दुखा रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप, और ये इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा आपका, आप इसे ठीक भी नहीं कर पाओगे। सो ये चीज़ है, इवन गॉड्स आर नॉट इम्यून फॉर डिसऑनेस्टी। और ऐसे जैसे वेल्थ लक होता है तो हेल्थ लक भी होता है? नहीं, हेल्थ तो कई सारे पैरामीटर से देखा जाता है। आपके 6th हाउस, आपका 1st हाउस, आपका मंगल मार्स कैसा है, एंड एनी प्लेनेट गिव यू इलनेस। हर एक प्लेनेट की इलनेस होती है, बीमारी होती है, वो आपको आ सकती है। जैसे यूजुअली आप देखोगे कि जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो उनके बाल उड़ जाते हैं, ठीक है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांग सन की निशानी है ये कि टकला आ जाएगा यहाँ पे, या बाल पतले हो जाएंगे और आंखों में चश्मा लग जाएगा, हार्ट का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ऐसे ही हर एक प्लेनेट की बीमारियां होती है, बट उसके लिए चार्ट चाहिए, कुंडली चाहिए, जिसको देख के बताया जा सके। और पता है ये भी बोला जाता है, जैसे कितनी बार बोलते हैं कि अगर एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो घर पे ऐसे दही चीनी खा के जानी चाहिए, या फिर बोलते हैं अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो काले कपड़े मत पहन के जाओ। तो ऐसे कपड़ों का या फिर कुछ चीज़ों का फर्क पड़ता है आपके सिचुएशन पे? इवन गॉड्स लाइक ब्लैक कलर, ठीक है। They do? यस, काला रंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रंग है, रिप्रेजेंट करता है रॉयल्टी को, स्ट्रेंथ को, पावर को, एंड यू कैन नॉट इग्नोर ब्लैक कलर इफ़ यू आर इंडियन एटलीस्ट। सो ब्लैक कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर ब्लैक कलर अच्छा लगता है, धुआंधार बिल्कुल पहनिए, किसी भी बातों में मत आइए। इवन आप देखोगे जो तंत्र साधना करते हैं वो लोग काले कपड़े पहनकर ही करते हैं। ब्लैक कलर एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। इंडिया में काली रात, काली आत्मा, काली जुबान से काले रंग को ही बुरा बना दिया, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। शनि जी की काले रंग की मूर्ति बनाते तो हम डरने लग गए हैं काले रंग से। नो, आप ब्लैक को कैसे करोगे इग्नोर? आपके बाल काले हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि ब्लैक इग्नोर करो, तो उससे कहो कि पहले अपने बाल कटवाओ, अपनी भौहें कटवाओ, तब आके मुझसे बातें करो। देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसी रूम में देख लीजिए, हर चीज़ ब्लैक है, ठीक है, मिल ही जाएगा ब्लैक। आपकी फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक है, कहाँ तक इग्नोर करोगे? तो ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लैक अच्छा नहीं लगता जेन्युइनली तो मत पहनो, ठीक है। आपको नहीं पसंद तो मत पहनो। तो लकी और अनलकी कलर जैसा कुछ नहीं होता, फेवरेट और नॉन फेवरेट कलर हो सकता है। और ऐसा क्यों बोलते हैं कि थर्सडेज हैं तो फिर येलो पहनना चाहिए? और ये जैसे हर दिन का नाम एक प्लेनेट पे रखा गया है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसे होरा सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे आज संडे है तो आज का पहला घंटा सन रूल करता है। आज मंडे है तो आज का पहला घंटा सूर्योदय के बाद का वो मून रूल करता है। दैट इज वाई उस पूरे दिन का नाम मून के हिसाब से या सन के हिसाब से रखा गया है। तो अगर आप उस दिन उस प्लेनेट की एनर्जी को कलर पहनते हो तो इट्स गुड फॉर यू। जनरल रेमेडी है, आप पहन सकते हो, कुछ बुरा नहीं है इसमें। जैसे आजकल बच्चों को ना ये सारी चीज़ें समझने में उनको कभी कभी इंटरेस्ट भी आता है और उनको कभी कभी डिसइंटरेस्ट भी आता है। इंटरेस्ट तब तक आता है जब तक अच्छी बातें पता चल रही होती है, और डिसइंटरेस्ट तब आ जाता है जैसे पहली बात जो बुरी पता चली। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है समझना, तो आप उनको क्या बोलोगे? कि ऐसी कितनी बारी होता है ना कि एक इंसान का मन तभी लगता है जब वो एक आधी चीज़ होते हुए देख लेते हैं कि यार ये चीज़ मैंने करी बट मैंने एक्सपीरियंस भी किया। सो फॉर बिगिनर्स इज देयर समथिंग जो आप उनको सजेस्ट करोगे कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस, ट्राई दिस एंड देन सी द चेंज? मैं इसमें कहूँगा कि मैंने अपने YouTube में बहुत वीडियोस बनाए हैं इन चीज़ों को लॉजिकली सिखाते हुए। तो आप चाहो तो मेरे YouTube पे जाके देख सकते हो। उसमें वहाँ पे कुंडली भी सिखाई फ्री में, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी सिखाई है फ्री में। आप जाके उसको देख लीजिए। सिर्फ अपना नहीं, ज़्यादा भरोसा तब होता है ना जब आपको लगेगा कि सबके बारे में जान गया और रिलेट कर रहा है सबसे, ठीक है, कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा कलीग ऐसा है, तब जाके आपको इस पर ट्रस्ट आएगा, फेथ आएगा। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे ढूंढते हैं? जैसे फैमिलीज को मैं देखती हूँ कि उनके पास होता है कोई ना कोई, उनकी फैमिली का एस्ट्रोलॉजर होता है, तो कैसे पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा है? अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे ढूंढते हैं? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ दिया मुझसे। अगर आपको कोई अच्छा ज्योतिष मिलेगा तो यूजुअली पहले वो आपके बारे में आपसे पहले बताएगा, आपके नेचर के बारे में, आपके पास्ट इवेंट्स के बारे में। अगर वो ये कर लेता है तो वो मेरे हिसाब से वो अच्छा है। तो अगर आपको सच में परीक्षा ही लेनी है किसी की तो इस तरह से ले लीजिए आप। अच्छे एस्ट्रोलॉजर कम मिलते हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा मिलते हैं। और क्या फ़र्क होता है फेमस और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स में? फेमस एस्ट्रोलॉजर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम इनकी नॉलेज होती है, मार्केटिंग की नॉलेज होती है, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर यूजुअली जो मैं पाता हूँ कि मुझसे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर पड़े हैं इस दुनिया में, बट वो कहीं ना कहीं वाराणसी में है, कोई इलाहाबाद में है, कोई बाबा जी इधर बैठे हैं, तो वो अननोन है।
तो शायद उनके समय में टेक्नोलॉजी नहीं आई, सोशल मीडिया नहीं आया, तो उनको उतना फेम नहीं मिल पाया। जो जेन्युइनली मैं बहुत सीखता हूँ, अभी भी मेरे फादर के फ्रेंड्स हैं, सीखता हूँ मैं, ये जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता, ठीक है, पर मैं बोल अच्छा लेता हूँ या वीडियोस अच्छे बना पाता हूँ, इसलिए लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा जानने लग गए हैं। बट यस, अच्छे और फेमस एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। आपको अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले तो ज़रूर उसके पास जुड़े रहना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बदलने नहीं है बार बार, नहीं, ठीक है, नो। आपको एक एस्ट्रोलॉजर के साथ स्टिक रहना है, जस्ट लाइक आपको एक डॉक्टर के साथ स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि आप जितने डॉक्टर बदलोगे उतनी दवाइयाँ बदलेंगी आपकी। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, हर किसी ने अपने तरीके अपने स्टाइल से सीखा। जैसे मैंने अपने फादर से सीखा, पिताजी से सीखा, फिर किताबों से सीखा, कोई कोर्सेज से सीखता है, कोई कहीं से सीखता है, तो इसका कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि कोई कहाँ से सीख रहा है। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो एक फिक्स प्रोटोकॉल सिलेबस होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई आपको अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा, उनका एक्सपीरियंस उस हिसाब का है। आपको जो भी ज़्यादा रिलेटेबल लगे उसके साथ रुक जाइए और रुके रहिए। वो कुछ बताता है और वो चीज़ नहीं हो एक्चुअली, तो उन्हीं के पास वापस जाइए और फिर पूछिए कि क्यों नहीं हुआ। आप बदल देते हो ना, तो फिर दवाइयाँ बदल जाती हैं, सब बदल जाता है, ठीक है। तो फिर आपके काम वैसे नहीं। जो हॉपिंग करते हैं ना एस्ट्रोलॉजर की या डॉक्टरों की, उनका ज़्यादा अच्छे से काम नहीं बनता। और ऐसे एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे, हाँ, एक ही रास्ते, एक मंजिल पे पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं बहुत सारे सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो मुझे सर दर्द भी है, पेट दर्द भी हो रहा है, गैस भी बन रही है, तो एक डॉक्टर हो सकता है जो आपको सर दर्द की भी दवाई दे और पेट दर्द की भी दे, दोनों ठीक हो जाएगा। एक डॉक्टर समझ जाएगा कि सर दर्द पेट की वजह से हो रहा है, तो सिर्फ पेट की दवाई देगा। तो इन जनरल आपकी हेल्थ ठीक करनी थी तो कैसे भी कर सकते हैं हम आपको, बस ऐसी बात है। और आपको भी बहुत सारे, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते होंगे। किस टाइप के ज़्यादा केसेस आते हैं? गुड क्वेश्चन, ठीक है। मुझे कंसल्टेशन लेते हुए अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, और ये दुनिया बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड दुनिया है। और वियर्ड इसलिए है कि जब आप नहीं इतना बात कर रहे तो मुझे लगता है सब मेरी तरह सिंपल है, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देयर वाज अ लेडी, एक लेडी आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चे की कुंडली दिखानी है पर मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है। वियर्ड, इंडिया में वो भी बहुत वियर्ड था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरह से जिसके साथ वो प्यार में पड़ी वो एक स्कैमस्टर है, उसकी पहले शादी हो चुकी है पर अभी भी वो दोनों के साथ रह रहा है। एक आए थे भाई साहब, वो कह रहे थे कि पंडित जी मैंने दूसरी शादी कर ली है, पहली वाली को बता नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, ठीक है। वही तो नहीं थे। नहीं इनकी तो शादी नहीं हुई थी ना, तो ऐसा कि दूसरी शादी कर ली, पहली वाली को पता नहीं है, तो कब पता चलेगा या कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा तीसरी का भी प्लान है, ठीक है। सो वर्ल्ड इज़ वेरी वियर्ड। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं वो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड बहुत होते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड बहुत होते हैं, और सेकंड पे करियर, प्रोफेशन, वेल्थ से रिलेटेड होते हैं। थर्ड प्रायोरिटी में दूंगा कि हेल्थ से रिलेटेड सवाल आते हैं। फोर्थ में लीगल केसेस बहुत कम आते हैं। तो इस ये हायरार्की है, इस तरह से आता है। तो आपने बोला है कि आप जेनेरिक एडवाइस यहाँ पे प्रेफर नहीं करोगे देना, बट अगर कुछ लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है तो ऐसा कुछ है जो एस्ट्रोलॉजी बैक्ड कोई टिप्स? मैं मंत्र आपको बता सकता हूँ, ठीक है। स्पेशली अगर आपकी हेल्थ बार बार ख़राब हो जाती है, आपको रीज़न नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो धन्वंतरी मंत्र को सुनना शुरू करिए। धन्वंतरी मंत्र आपको हील करता है, इसको सिर्फ सुनना है। तो बजा दिया, ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं वो बज रहा है और आप मटर छील रहे हैं, नो, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। ऐसे ही एक कनिका परमेश्वरी मंत्र है, जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल डिजीज़ अगर कोई है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस है, ये ठीक होता है। अब आपको लगेगा कि ये अंधविश्वास है, बिल्कुल लगना भी चाहिए। गो टू यूट्यूब, कनिका परमेश्वरी महामंत्र डालिए, एक वीडियो आएगा वहाँ पे, उसके कमेंट्स पढ़िए, लोगों के एक्सपीरियंस और फीडबैक पढ़िए, ठीक है। आपको मंत्रों के जादू समझ में आएंगे कि किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो ये हेल्थ के लिए बता दिया, और एक फीमेल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी बता दिया। अभी आपने जादू बोला, उससे मेरे को जादू टोना याद आया। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बात हो रही थी कि जो एक्ट्रेस है सारा अली खान, लोग मानने लग गए थे सडनली कि उनके साथ ना एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे थी और ऐसा लग रहा था कि किसी लेडी ने शायद उनका कोई बाल खींच लिया और वो उनका बाल तोड़ के कहीं मैंने चले देखा गए। वाला, हाँ। यस मैंने देखा है। तो लोग बहुत ज्यादा स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या किसी ने कोई जादू टोना किया है, नहीं किया, बिकॉज उसके कुछ टाइम बाद ही एक उनका स्टमक पे बर्न हो गया था। और ऐसी ऐसी चीजें लोग कनेक्ट करते हैं। आप इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आई एम श्योर आप ऑब्जर्व भी कर दोगे अपने आसपास। आपने कभी कोई ऐसी चीज नोटिस करी जिसमें आपको बिलीव हो गया कि यार आई एम श्योर कि इस इंसान के साथ या फिर इस सेलिब्रिटी या फिर इस बिजनेसमैन के साथ अभी कुछ ना कुछ चल रहा है, नजर लग चुकी है? 3 केसेस ऐसे हुए हैं मेरे साथ, जब कुंडली आंसर नहीं कर पा रही थी कि ये हो क्यों रहा है लाइफ में, ठीक है।
सो एक तो बहुत अच्छी फैमिली थी, आईएएस की फैमिली थी। सोचिए, फादर आईएएस है, मदर आईपीएस है और उनके 2 गर्ल चाइल्ड हैं। लखनऊ की फैमिली थी। उन्होंने जब कंसल्ट किया तो सबके हॉरोस्कोप अच्छे हैं, बच्चों के भी अच्छे हैं, फादर के भी सब अच्छे हैं, बट उनकी समस्याएं सुनिए। बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं सॉरी, और करने के बाद किसी को जॉब नहीं मिल रही है। अच्छे वेल टैलेंटेड बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, जिनके पेरेंट्स वेल पोजीशन है। हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। हेल्थ इश्यूज घर में खत्म ही नहीं हो रहे, घर में दवाइयों का ढेर बन चुका है। सो ये सारे क्वेश्चन मुझे नहीं, चार्ट तो ऐसा बोल नहीं रहा है। जब ऐसा होता है तो यूजुअली जो आप ब्लैक मैजिक या नज़र की बात कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जुबान से कोई अंधविश्वास फैले। ब्लैक मैजिक चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, मुट्ठ बंधन क्रिया, ये सब चीज़ें होती हैं। बस इसे करने वाले लोग बहुत रेयरली मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हो ना कि दौड़ कर आएगी बाहों में तेरी, सौतन से छुटकारा पाएं, ठीक है, नहीं, वो सारी चीज़ें फेक हैं, वो कोई नहीं। जो ऐसी चीज़ें करते हैं वो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे, जो सच में जानते हैं ये सारी चीज़ें, बट होती हैं, बट बहुत रेयर है। आप यूजुअली आपके केस में नहीं ही हुआ होगा, ऐसा मानकर ही चलना है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं मानना है कि ये सब होता नहीं, सब अंधविश्वास, ऐसा भी नहीं। तो जब उस फैमिली के साथ ऐसा हुआ, सब देखा, तो मैंने उनको एक ही रेमेडी बोली कि एक चीज़ होती है, जैसे अभी हम नवरात्रों में शूट कर रहे हैं इसको, 10 महाविद्या होती हैं। 10 महाविद्या तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा या शक्ति का तांत्रिक फॉर्म है 10 महाविद्या। जब आप अपने घर में इसकी पूजा करा लेते हैं ना, सो कुछ भी नहीं टिकता, अंट संट ये इधर उधर टोटका कुछ भी आपके घर में अगर हुआ है, इफ़ वो नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा। और 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा कि जो चीज़ें इतने सालों से रुकी हुई थी अब अचानक से अपने पेस पे स्मूथली चलने लग गई हैं। तो ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे कुंडली बता नहीं पा रही थी, बट प्रॉब्लम्स लाइफ में थी। आपने कभी ऐसी कुंडली देखी है कि कुंडली में तो लिखा है कि ये इंसान पता नहीं एक राजा की कुंडली देख ली, बट असली में उनकी जो लाइफ है वो उसकी एकदम ही ऑपोजिट चल रही है? देखें, बहुत सारी देखी हैं, पर यूजुअली उसका रीज़न समझ में आ जाता है कुंडली के अंदर ही कि क्यों ये व्यक्ति परेशान है। देखिए, होता क्या है ना, कुंडली तो बहुत अच्छी मिल गई आपको, बहुत एकदम शानदार कुंडली, लेकिन आपको दशा अच्छी नहीं मिली, तो कोई फायदा नहीं है उसका। दशा क्या होती है? दशा एक सिस्टम है जो बताता है कि कौन सा इवेंट लाइफ में कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली प्रॉमिस कर सकती है कि आपको धन, धान्य, कंफर्ट, लग्जरी का सुख मिलेगा, ये प्रॉमिस है आपकी कुंडली का। बट जब आप 4 साल के होंगे तब मिलेगा, तो वो बचपन में मिलके चला गया। आप बिलियनियर बनोगे पर 110 साल में, आप उससे पहले निपट जाओगे। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे सही दशा आना बहुत ज़रूरी है। तो कुंडली तो अच्छी बुरी हो सकती है, पर एक्चुअल में कुंडली क्या है वो आपकी दशा ही बताएगी, आपको सही टाइम पे सही दशा मिली या नहीं मिली। मैं बहुत अच्छे ज्योतिष का ज्ञान मुझे हो जाए, पर 90 साल में कोई सुनेगा ही नहीं मुझे, ठीक है। अभी जवान हूँ तो लोग सुन ले रहे हैं, तो सही टाइम पे सही दशा मिलना ज़रूरी है। और आपने आई एम श्योर देखा होगा कि कैसे कितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जो मेजर जैसे चाहे वो अंबानी हो गए, बिल गेट्स हो गए, रतन टाटा हो गए, शाहरुख खान हो गए, जितने भी ये लोग हैं, क्या इन सब की लाइफ में या कुंडली में कोई ऐसी कॉमनैलिटी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं? बिल्कुल है कॉमनैलिटी। ये अपनी कुंडली की बात सुनते हैं, इनकी कुंडली में जो लिखा है कि इस तरह के करियर में जाओ, उन्होंने वह चूज़ किया। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी लाइफ बड़ी इजी रही है, इन सब ने बहुत पापड़ बेले हैं। आप शाहरुख खान को देख लीजिए, वो एक दिल्ली के नॉर्मल से लड़के थे, मुंबई गए, कितना हार्डवर्क किया और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में बोली थी 3 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पर शाहरुख खान के पास नंबर 2 है, नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 2 इज़ आर्टिस्टिक नंबर, उन्होंने उसको फॉलो किया। आप शाहरुख खान को देखना, वो ऑलवेज रिस्पेक्ट, वुमेन को रिस्पेक्ट करते हुए मिल जाएंगे आपको। ही इज स्ट्रेंथनिंग हिज वीनस, मून, दोनों चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो अपने कामों से भी ठीक कर सकते हैं प्लेनेट को। इसी तरह से आप अंबानी फैमिली को देखिए, पूरे नंबर 1 की फैमिली है ये, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, जो धीरू भाई थे वो भी, बच्चे, आपको नंबर 1 मिलेगा। इवन जो पोता हुआ वो भी नंबर 1 का है। तो ये कॉन्शियसली किया जा रहा है, ठीक है। इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते ना। ऑफ कोर्स, यस। कॉन्शियसली कैसे कर सकते हो फिर? अब देखिए, मुझे लगता है कहीं तक तो जर्नल हुआ, ठीक है, पर ये जो पृथ्वी अंबानी आए हैं, ये कॉन्शियस डिसीजन था कि इसको 1 का नंबर देना है। मेरे हिसाब से मैं गलत हो जा सकता हूँ, ठीक है। वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है इन लोगों की लाइफ में, तो ये जब भी वास्तु कराते, घर का वास्तु बहुत जरूर। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुंडली अच्छी हो सकती है, पर वास्तु अगर गड़बड़ है, ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हो, बट आपको रिसोर्स ना मिले, किताबें ना मिले, तो आपका पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। तो रिसोर्सेज, किताबें, यानी कि इन्वायरमेंट, तो आपके घर का इन्वायरमेंट वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो आप अंबानी जी को देख लीजिए, 2nd लॉर्ड इन 10th हाउस, ठीक है।
तो वो कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, उनके लिए काम कर रहा है। ऐसे सबके कुंडलियों में यही एक आंसर मिलता है कि वो अपनी कुंडली की बात मान रहे हैं, वो अपनी डेस्टिनी की बात मान रहे हैं, जैसा कुंडली बोल रही है वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वही कहना है, कुंडली एक जीपीएस है, आप उसकी बात मानोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। और कभी आपने किसी डेंजरस इंसान की कुंडली देखी है? डेंजरस तो नहीं कहूँगा, डेंजरस कुछ लोग जेल वेल चले गए थे, किसी केस वेस हो गया था तो जेल से कब निकलेंगे, इस तरह की कुंडली देखी है। ऐसे आतंकवादी तो नहीं आया अभी तक कोई, ठीक है। बट नहीं, जैसे टीवी पे दिखाते हैं ना, तो जैसे सबको पता है कि अगर अंबानीज हैं तो वो वन है, तो ऐसे कुछ सिमिलरली कोई ऐसे क्रिमिनल्स या फिर कोई ऐसे स्कैमस्टर्स शायद ओसामा बड़े बिन बड़े। लादेन भी वन है, ठीक है, यस, ओसामा बिन लादेन भी वन है। तो मैंने कहा नंबर वही है, तो उसकी अलग एनर्जी, फील्ड में निकल गए। हाँ, वो देखिए नंबर वन है, टॉप पे पहुंचना है। तो कोई बिजनेस की टॉप पे पहुंचा, कोई टेरर के टॉप पे पहुंच गया। हिटलर नंबर 2 है, हिटलर नंबर 2 है। एंड आई थिंक मैं बोल रहा हूँ सद्दाम हुसैन भी नंबर 2 है। अब देखिए एक तरह शाहरुख खान, संजय दत्त, ठीक है, ओशो भी नंबर 2 है, अमिताभ बच्चन भी नंबर 2 है, हिटलर और सद्दाम भी नंबर 2 है। उन्होंने डिफरेंट वे में दिखाई अपनी आर्टिस्टिक कला। कला तो नहीं बोलेंगे उन्हें, बट ठीक है। नहीं, नंबर 2 इज ऑल अबाउट इमोशन, कि मुझे एक इमोशन अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं उसके पीछे भागूंगा। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। शाहरुख खान ने मैं भी पकड़ा कि मुझे किंग ऑफ बॉलीवुड बनना है। हर्षद मेहता नंबर 2 है, उसने पकड़ा मुझे बिग बुल बनना है इंडिया का। हिटलर ने पकड़ा कि मुझे पूरा प्योर जर्मनी चाहिए, प्योर क्रीड चाहिए, यहाँ पे तो सारे ज्यूज को हटाओ भगाओ, यहाँ पे सिर्फ आर्यंस रहेंगे। ये उसका इमोशन था। ओशो ने बना कि मुझे सबसे बड़ा फिलोसफर बनना है, तो भगवान ओशो बन गए, भगवान रजनीश बन गए। तो नंबर 2 में आप देखोगे एक इमोशन पकड़ लिया, जिसने पकड़ लिया कि ये चीज़ चाहिए, उसके पीछे लाइफ पूरी दे देता है। तो अब जितनी मेहनत करोगे आप आगे बढ़ ही जाओगे। बट कुछ नंबर 2 हो सकते हैं, जैसे मैंने आज का इनकी कमी है कि इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, इसके लिए इनको ध्यान रखना चाहिए। ये चंद्र साधना वगैरह कर सकते हैं, इससे ध्यान रहेगा इनका। वैसे क्या आप ये बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजी हिंदूज के लिए सिर्फ? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स जैसे एक सब्जेक्ट है, वो कोई भी पढ़ सकता है, इसे भी कोई भी पढ़ सकता है। इवन आप इन जनरल रियल लाइफ की बात करोगे तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, इवन सिख कम्युनिटी नहीं मानती भगवान में और एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बट देखिए आप सिख कम्युनिटी के लोग मंदिर भी जाते हैं और कुंडली भी बनवाते हैं, ठीक है। उनके यहाँ मुहूर्त भी नहीं देखा जाता, संडे को शादी करनी है उनको, ठीक है, लेकिन वो फिर भी कुंडली मैच करवाते हैं, सब करते हैं और सब आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि रिलीजन नहीं है। होता क्या है कि दिक्कत कहाँ आती है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या मेरे जैसा कोई है, मेरी अपब्रिंगिंग हुई है हिंदू फैमिली में, मैंने बचपन से लेके अभी तक भगवान श्री कृष्ण, विष्णु जी और महादेव, जल चढ़ाना, अभिषेकम, ये देखा है और किया है, मेरा विश्वास है इस पर। तो जब मैं कुंडली पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मैं अपने प्रेफरेंसेस आपको बता दूं एज अ रेमेडी, कि आप रेमेडी में, चंद्रमा की रेमेडी में भगवान शंकर को आप जल चढ़ाया करिए। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। बट मून की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि किसी रिलीजन या मंत्र बेस्ड नहीं है, अलग अलग हैं। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो रिंग्स नहीं पहनते, ठीक है, वो गोल्ड नहीं पहनते, उनका धर्म ऐसा करता है। तो उनको और सारी डोनेशंस की रेमेडी, चैरिटी की रेमेडीज़ बताई जाती हैं, ठीक है, वास्तु की रेमेडीज़ बताई जाती हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि मैं एस्ट्रोलॉजर जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वो रेमेडी उस टाइप की बताने लग जाए, बस ये हो सकता है। अदरवाइज सब्जेक्ट न्यूट्रल है, कोई भी सीख सकता है। और इवन आप पाओगे अलग अलग कंट्रीज़ में एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग फॉर्म है। जापान में अलग चीज़ चलती है, चाइना में चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी चलती है, और हर ज्यूज़ लोग अपना अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये सब जगह फैला हुआ है, नाम अलग अलग हैं इसके, और सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और जाने से पहले अभी जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है ना, दिवाली आ रही है, तो उसको दिमाग में रखते हुए आप कुछ टिप्स देना चाहते हो, कोई एडवाइस देना चाहते हो एज पार्टिंग गिफ्ट टू आवर व्यूअर्स? दिवाली की जो रात होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिवाली की रात में प्लैनेट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हो या आप श्री यंत्र को सिद्ध कर सकते हो। तो अगर कोई एक लास्ट टिप मैं देना चाहूँगा तो दिवाली की रात में एक श्री यंत्र लेकर आइएगा अपने घर में, उसे नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करिएगा, और श्री सुक्तम 108 बार अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। या लक्ष्मी नारायण मंत्र पढ़ लें, लक्ष्मी कुबेर मंत्र 108 बार पढ़ें, ठीक है। और तो आपके लिए वो श्री यंत्र स्थापित हो जाएगा। और श्री यंत्र जब घर में स्थापित होता है तो कैश फ्लो बना रहता है और सेविंग्स होती हैं। देयर इज लॉट ऑफ पीपल जिनको ये प्रॉब्लम है, सेविंग, पैसा आ तो रहा है पर रुक नहीं रहा है, कॉमनली हर कोई कह देता है, ठीक है, बट ये कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बहुत काम करेगा। और आपसे आज बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अरुण पंडित जी। आपको आई होप अच्छा लगा हमसे बात करके? बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। आप नंबर 7 हैं और आपसे अकल्ट की बातें कर रहा हूँ। मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये कनेक्शन बंधा है। सो सब भगवान केतु की कृपा है। बिल्कुल। एंड इसी नोट पे वी विल टेक योर लीव, बट वी विल कम बैक with the next episode next week. Until then, stay tuned.